हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। जो हमारी आज की डिजीज कंडीशन है वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो पहले हम टर्म का मतलब जान लेते हैं, पेप्टिक क्या होता है। तो पेप्टिक मींस होता है एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम। ओके, जब ये एंजाइम एचसीएल के प्रेजेंस में होता है, एचसीएल के संपर्क में आता है, तो ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। किसमें बदलता है? पेप्सिन में। पेप्सिन का काम क्या होता है कि जो हम प्रोटीन लेते हैं बॉडी में उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अगर ये पेप्सिन हमारे स्टमक की वॉल को, हमारे जीआई सिस्टम की वॉल को डाइजेस्ट कर दे, उसको बोलते हैं अल्सर। ओके, तो पेप्टिक जो वर्ड है वो कहां से आया है? प्रोटोलाइटिक एंजाइम से आया है। ये एंजाइम पेप्सिन में बदलता है और हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। ओके, अल्सर का मतलब क्या है? कोई जख्म होना, कोई छाला होना या कोई सोर होना। ओके, उसे बोलते हैं हम अल्सर। जैसे कि आपने सुना होगा, हम बोलते हैं जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं हॉस्पिटल में, कई बार वो हफ्ते तक वहां लेटे रहते हैं, तो उनके पीछे जो होता है बैक में, अगर वो एक ही पोजीशन में लेटे हैं तो वहां पर अल्सर हो जाएगा, वहां पर जख्म हो जाएगा या फिर छाला हो जाएगा। ये छाले हमारे कई बार कहाँ होते हैं? माउथ में भी होते हैं। तो जो ये टर्म है आपको समझ आ गया, पेप्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगर ये हमारे स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट कर दे, ठीक है, और वहां पर कोई जख्म या वूंड या फिर सोर को बना दे, दैट इज कॉल्ड एज अल्सर। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट इज अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी, ओपन सोर अल्सर ऑफ द म्यूकोजा। आप सबने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि जो हमारा जीआई सिस्टम होता है उसकी 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। यहां पर मैंने स्टमक को इस तरह से यहां पर दिखा रखा है, इसकी 4 लेयर यहां बता रखी है। सबसे जो नीचे की लेयर होती है, सबसे जो बाहर की कवरिंग होती है वो सिरोसा होती है। फिर बीच में क्या आती है? मस्कुलरिस लेयर आती है, जिसमें मसल्स होते हैं जो खाने को आगे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस लेयर। फिर आता है सब म्यूकोजा लेयर। सब म्यूकोजा जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती है, जो कि सप्लाई किसको देती है? म्यूकोजा को देती है। ठीक है, और सबसे जो अंदर की लेयर है, ठीक है, जिसके कांटेक्ट में फूड आएगा, जिसके कांटेक्ट में फूड आएगा, जब हम खाना खाते हैं तो फूड किसके कांटेक्ट में आता है? म्यूकोजा के कांटेक्ट में आता है। ओके, अगर इस म्यूकोजा वाली लेयर में, ठीक है, ये म्यूकोजा वाली लेयर अगर ब्रेक हो गई या फिर कमजोर हो गई तो यहां पर कोई जख्म बन जाएगा पेट के अंदर, ठीक है, जिसे हम वुंड कहते हैं या फिर अल्सर कहते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने 4 लेयर दिखा रखी है इस तरह से। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी, मतलब जो कंटिन्यूअस लेयर थी उसमें बीच में गैप आ गया है, ब्रेक आ गया है। ओके, तो लेयर में यहां पर क्या आ गया? वो लेयर यहां से उसकी कंटिन्यूटी जो है वो टूट गई है, वहां पर ब्रेक आ गया है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है वहां पर ओपन सोर बन गया है, कोई ओपन जख्म बन गया है, कोई अल्सर का फॉर्मेशन वहां पर हो गया है ऑफ द म्यूकोजा। सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? म्यूकोजा। तो कहां पर जख्म होगा? म्यूकोजा लेयर में होगा। ओके, अगर क्या होगा? इसकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी तो जो म्यूकोजा लेयर है वहां पर एक जख्म बन जाएगा, एक वुंड बन जाएगा, एक सोर बन जाएगा इन द लोअर इसोफेगस, स्टमक एंड डियोडेनम। ठीक है, अब ये जीआई सिस्टम में जो है, आपको सिर्फ इतना ध्यान नहीं होना चाहिए कि जो ये पेप्टिक अल्सर है ये सिर्फ स्टमक में होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो ये डिजीज है ये हमारे जीआई सिस्टम के किस किस पार्ट में होता है? पहला है लोअर इसोफेगस। ठीक है, यहां पर एक बार आप डायग्राम को अच्छे से देख लो कि स्टमक का मैंने अलग अलग पार्ट यहां पर आपको शो कर रखे हैं। सबसे जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, यहां पर से इसोफेगस आ रहा है। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या है? कार्डिया है। ओके, और यहां पर कार्डिक स्पिंचर होगा, कार्डिक मसल्स होंगी जो खाने को वापस नहीं जाने देगी। ठीक है, यहां पर कौन सी मसल्स होती है? कार्डिक स्पिंचर। फिर यहां पर स्टमक का जो ऊपर वाला भाग है इसे हम बोलते हैं फंडस रीजन। ये स्टमक की बॉडी आ गई है, और जो नीचे का भाग होगा ये, इसको मैंने यहां पर मार्क कर रखा है, ये है पाइलोरिक एंट्रम। कौन सा भाग? ये वाला भाग। ठीक है, ये है पाइलोरिक एंट्रम, और उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन आएगा। ठीक है, तो पाइलोरिक एंट्रम में जब खाना चर्न होता है, मतलब जब डाइजेशन होता है इसका, तो यहां पर एक पाइलोरिक स्पिंचर होगा, एक और मसल्स होगी जो खाने को नीचे डियोडेनम में नहीं जाने देगी। ओके, तो यहां पर ये स्टमक के पार्ट है।
आपको ध्यान रखना है कि जो ये छाला है, जो ये वुंड है, ये कहां कहां पर होता है। ये हमारे लोअर इसोफेगस, एक तो ये इसोफेगस के कार्डिया वाले भाग में होगा, यहां पर मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ठीक है। एक तो यहां पर वुंड होगा, दूसरा कहां होगा, स्टमक। अब स्टमक के कौन से वाले भाग में होगा, देखो जो ये वाला पार्ट है स्टमक का, इसे बोलते हैं लेसर कर्वेचर। क्या कहते हैं, लेसर कर्वेचर। एंड जो ये बड़ा वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं हम ग्रेटर कर्वेचर। तो स्टमक के किस वाले भाग में, किस वाले पार्ट में होगा, तो ये यहां पर होगा, कहां पर, एंट्रम रीजन में, ठीक है। छाला जो होगा वो कहां पर होता है, मेनली एंट्रम रीजन में होता है और लेसर कर्वेचर की तरफ होता है, ठीक है। फिर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में कहां पर होगा, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में होगा, ठीक है। यहां से नीचे जब खाना आएगा तो यहां पर ये कौन सा भाग है, ड्यूडेनम। तो यहां पर ड्यूडेनम के भाग में भी छाला होगा, यहां पर होगा, ओके। तो यहां पर ये इस तरह से अल्सर्स होते हैं, कहां कहां पर होते हैं, एक तो इसोफेगस में होगा, ठीक है, इसोफेगस में होगा। दूसरा कहां पर होगा, लेसर कर्वेचर में होगा स्टमक के। फिर तीसरा कहां पर होगा, ड्यूडेनम के पहले वाले भाग में होगा। तो यहां पर सोर होता है या वुंड होता है ड्यू टू कॉन्टेक्ट विद द गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन। क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा है वहां पर कि वहां पर घाव हो रहा है, जख्म बन रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा स्टमक है, जब हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेप्सिनोजन निकलते हैं, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो कि उस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर हमारे खुद के जो एंजाइम है, हमारे खुद के जो केमिकल्स है, अगर वो गलती से, ठीक है, हमारे म्यूकोजा, जो हमारी इनर लेयर है, उसको डाइजेस्ट कर देगा, अगर जो हमारा HCl है, पेप्सिन है, एंजाइम्स है, अगर वो हमारे म्यूकोजा लेयर को खा जाएगा, क्यों, अगर म्यूकोजा लेयर बहुत कमजोर हो गई है, या इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार कुछ बैक्टीरिया के कारण भी होता है, कई बार जो लोग बहुत ज्यादा पेन किलर्स लेते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अगर म्यूकोजा लेयर बिल्कुल कमजोर हो गई है, या हम काफी सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है ये, कौन सी है, क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है, उसके कारण यहाँ पर म्यूकोजा में ब्रेक आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जख्म बन जाएगा, छाला बन जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं। तो 3 पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, पहला है इसोफेगस में, दूसरा है लेसर कर्वेचर, ये वाला जो भाग है लेसर कर्वेचर, इसके पाइलोरिक एंट्रम में, ये वाला जो भाग है स्टमक का, ये कौन सा भाग है, पाइलोरिक एंट्रम में होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कहां पर होगा, ड्यूडेनम के होगा, और ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में होगा। यहां पर देखो, पेप्टिक अल्सर इज एन अम्ब्रेला टर्म विच इंक्लूड, ठीक है, ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जीआई सिस्टम में सिर्फ स्टमक में नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे अलग अलग भागों में हो रहा है सॉरी, बल्कि हमारे अलग अलग भागों में हो रहा है हमारे जीआई सिस्टम के, इसलिए एक ब्रॉड टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है। गैस्ट्रिक अल्सर, अगर ये अल्सर हमारे पेट के अंदर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, और वो पेट के किस भाग में होगा, लेसर कर्वेचर में होगा, एंट्रम रीजन में होगा। तो यहां पर 15% चांसेस होते हैं वुंड या फिर अल्सर होने के। फिर ये ड्यूडेनल अल्सर, अगर ये ड्यूडेनम के फर्स्ट वाले भाग में होता है, उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर, 75% चांसेस, ओके। तो मैक्सिमम जो अल्सर होते हैं वो हमारे ड्यूडेनम वाले भाग में ज्यादा होते हैं। फिर है इसोफेगल अल्सर, अगर ये हमारे इसोफेगस के लोअर भाग में होगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो कार्डिक स्पिंचर मसल्स है जो खाने को ऊपर रिगर्गिटेट नहीं करने देती, खाने को ऊपर जब हम खा लेते हैं तो उसको वापस नहीं आने देती, तो भाई इसोफेगस में कैसे अल्सर हो गया, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसोफेगस में अल्सर कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो मसल्स है जो उसको क्लोज कर देती है जिस टाइम खाने का डाइजेशन होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वहां की कार्डिक स्पिंचर जो मसल्स है वो कमजोर हो गई है, उनमें वीकनेस आ गई है, तो कई बार वो खाना वापस आता है, ठीक है। और खाने में क्या है, एंजाइम्स है, HCl है, वही एसिड है उसमें, तो जैसे ही एसिड हमारे इसोफेगस में आएगा तो उस खाने के साथ में क्या है, एसिड भी है, तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, वूंड कर देगा, यहाँ पर अल्सर कर देगा। इसीलिए कई बार
ये कंडीशन किन लोगों में देखी जाती है? जिनको GERD होता है, गर्ड की प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रो इसोफेगल, इसका मतलब है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब जो खाना है डाइजेशन का वो वापस से कहां आ गया? इसोफेगस में आ गया, दैट इज कॉल्ड एज गर्ड। ओके, तो यहां पर इसोफेगल अल्सर कहां होगा? लोअर इसोफेगस के भाग में होगा, जब खाना वापस रिगर्गिटेट होके हमारे इसोफेगस में आ जाएगा। ये होता है 5% लोगों में। तो अब आपको समझ आ गया, जो पेप्टिक अल्सर है वो ज्यादातर हमारे कहां होता है? ड्यूडेनम वाले भाग में होता है, फर्स्ट पार्ट में। कितना परसेंट होता है? 75% ये होता है। फिर देखो, दीज आर द एरियाज ऑफ डिजनरेशन, नेक्रोसिस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा। जब कोई घाव बनता है, वूंड होता है, वहां पर उस जख्म में डिजनरेशन होता है, ठीक है। वहां पर जो टिश्यू है, जो सेल है, उनमें नेक्रोसिस आएगा, ठीक है। वहां पर उनमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन भी आएगा, सूजन भी आएगी वहां पेट में, ठीक है। तो वहां सूजन भी आएगा, उनका डिजनरेशन भी होगा, वहां पर नेक्रोसिस भी होगा हमारे जीआई के म्यूकोजा में, ठीक है। सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? म्यूकोजा है। आपको बस ध्यान रखना है कि जो जीआई सिस्टम है उसकी 4 लेयर होती है, ठीक है। सिरोसा का काम है किसी भी ऑर्गन को एक जगह पे प्लेस करके रखना, उसको इंटेक्ट करके रखना। फिर है मस्कुलरिस लेयर, जिसमें मसल्स होती है जो खाने को आगे पुश करती रहती है। ओके, मसल्स का काम क्या है? पैरासिटिक मूवमेंट करना, खाने को आगे पुश करते रहना स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर है सब म्यूकोजा, जहां पर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? कि म्यूकोजा लेयर को सपोर्ट देना, ठीक है। और भाई म्यूकोजा लेयर में भी, बहुत डीप में मैं नहीं जाऊंगी, म्यूकोजा लेयर में भी 3 लेयर्स होती है, ठीक है। उसमें जो एपिथेलियल जो लेयर है ना ऊपर की, उसमें ग्लाइंड्स होते हैं, वहीं से ही पेप्सिनोजन एंजाइम्स निकलते हैं, HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है, और बाकी जो एंजाइम्स है फूड के डाइजेशन के लिए वो निकलता है। ओके, तो इस म्यूकोजा जो सबसे ऊपर की लेयर है वही खाने के कांटेक्ट में आ रही है, इसीलिए वहीं पर ही छाला हो रहा है। अब देखो, पेप्टिक अल्सर अकर्स व्हेन द नॉर्मल बैलेंस, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो। देखो, जो नेचर है उसने हर चीज एक बैलेंस में बना रखी है, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तब क्या होगा? पेप्टिक अल्सर होगा। कैसे? पेप्टिक अल्सर अकर व्हेन द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन फैक्टर्स दैट प्रमोट म्यूकोजल इंजरी। ऐसे फैक्टर जो हमारे म्यूकस लेयर को चोट पहुंचाते हैं, इंजरी पहुंचाते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है, HCl जो रिलीज होता है, जो पेप्सिन है, जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उसके द्वारा, या फिर कोई ऐसे बैक्टीरिया जैसे H पाइलोरी बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं, इनके द्वारा, या फिर नेसिड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जो लोग बहुत अधिक पेन किलर्स लेते हैं उनके पास, ठीक है। या फिर स्मोकिंग एंड अल्कोहल, अगर हम बहुत लंबे टाइम से अल्कोहल पी रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं उसके द्वारा। एंड द फैक्टर्स दैट प्रोटेक्ट द म्यूकोजा, और वो फैक्टर्स, देखो इसमें कोई कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे म्यूकोजा को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फैक्टर्स ये है जो मैंने अभी आपको बताए। एंड द फैक्टर्स, और कुछ फैक्टर्स ऐसे भी है जो कि हमारी म्यूकोजा को बचाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था नेचर में हर चीज क्या है? बैलेंस के रूप में। तो यहाँ पर क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है जो म्यूकोजा को बचाते हैं इन हार्मफुल सब्सटेंस से। जैसे कि कौन कौन से है? इंटेक्ट एपिथेलियम, ठीक है। म्यूकोजा की भी 3 लेयर होती है, और इंटेक्ट मतलब एक लगातार एक एपिथेलियम लेयर बन रखी है। हमारे जो स्टमक है उसमें जो सेल्स होती है मेनली वो कौन सी पाई जाती है? कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। जीआई सिस्टम में हर एक ऑर्गन्स में अलग अलग सेल्स होती है, तो हमारी स्टमक की कौन सी सेल है? कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है। वो एक इंटेक्ट एपिथेलियम है, मतलब उसने बिल्कुल बांध के रखा है, मतलब वो कहीं से भी ब्रेक नहीं, कहीं से भी टूटी नहीं, बिल्कुल इंटेक्ट है। दूसरा है म्यूकस। म्यूकस हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। हमारे स्टमक में जब हम खाना खाते हैं, इवन खाने की स्मेल से ही क्या होता है? हमारा जो पेट है वो म्यूकस बनाना शुरू कर देता है, ताकि जो वहां पर एसिड रिलीज हो, जो वहां पर पेप्सिन रिलीज हो, वो हमारे म्यूकोजा को ना तोड़ सके। तो यहाँ पर लगातार क्या होगा? हमारे पेट में म्यूकस रिलीज होगा, और म्यूकस होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर बहुत अच्छा म्यूकस यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा? जो हमारे पेट में एसिड रिलीज हो रहा है वो इस वाली मेम्ब्रेन को नहीं तोड़ पाएगा, और वहां पर छाला भी नहीं होगा, अल्सर भी नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है? म्यूकोजा है एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ओके, बाइकार्बोनेट आयंस क्या होते हैं? बेस होते हैं, ठीक है। जब पेट में एसिड निकल रहा है
जब पेट में खाने का डाइजेशन हो रहा है उसी टाइम हमारे स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसमें बाइकार्बोनेट्स आयन बनना शुरू हो जाते हैं और कुछ बाइकार्बोनेट्स आयन हमारे स्टमक में बनते हैं ताकि जो एसिड है और बेस है उसका बैलेंस जो है वो बना रहे। ठीक है, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के द्वारा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो भी इस बाइकार्बोनेट आयंस को निकालने में हेल्प करते और वो अधिक से अधिक म्यूकस बनाने में हेल्प करते ताकि जो हमारी अंदर की लेयर है म्यूकोजा वो बची रहे। ठीक है, तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स आयन है जो कि एक बेस है, वो एसिड को बैलेंस करता है। म्यूकोजा ब्लड फ्लो, और यहाँ पर अगर लगातार ब्लड फ्लो होता रहे तो अच्छा खासा यहाँ म्यूकस बनेगा। ठीक है, अच्छे खासे यहाँ पर आयंस निकलेंगे और हमारा जो एपिथेलियम लेयर है वो कहीं से ब्रेक नहीं होगा क्योंकि उसको प्रॉपर सप्लाई मिल रही है यहाँ पर ब्लड की, तो वो इंटैक्ट रहेगा। एंड एपिथेलियल रीजनरेशन, और जो ये हमारी एपिथेलियल लेयर है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 4 लेयर तो है ही। ठीक है, इन 4 लेयर्स के अंदर भी ना इनके अलग अलग लेयर्स है, जैसे म्यूकोजा की 3 लेयर्स है। ठीक है, पहली लेयर कौन सी, एपिथेलियल, तो इसके ऊपर एक एपिथेलियल लेयर और होती है। ठीक है, ये लगातार रीजनरेट होती रहती है। रीजनरेट मतलब कई बार आपने सुना होगा अगर हमें हल्का सा खरोच हमारे हाथ में आ गया तो ये हमारा गॉड गिफ्टेड है कि वो अपने आप ही कुछ टाइम बाद हील हो जाता है। ठीक है, ये प्रकृति है। तो यहाँ पर क्या होता है, एपिथेलियल रीजनरेशन, अगर एपिथेलियल हल्की बहुत कहीं पर ब्रेक भी हो गई है तो वो अपने आप ही अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। ठीक है, वो दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाती है। तो इज डिसरप्टेड, अगर ये बैलेंस जो है, कुछ फैक्टर्स जो हमारे स्टमक को इंजरी करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ फैक्टर्स जो हमारे स्टमक को बचा रहे हैं, अगर इनमें इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा भाई, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, एन अल्सर अकर्स व्हेन द लाइनिंग और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ दिस ऑर्गन इरोडेड टू द पॉइंट दैट द एपिथेलियम इज एक्सपोज्ड। कि अल्सर कब बनेगा, कि जो लाइनिंग है जो कवर कर रही है हमारे स्टमक को या म्यूकस मेम्ब्रेन को, अगर इस मेम्ब्रेन में कोई इरोजन आ जाए, कोई ब्रेक आ जाए या कहीं से टूट जाए, कि जो एपिथेलियम जो लेयर है वो वहां से एक्सपोज हो जाए, ठीक है, वहां से वो बाहर निकल जाए, तो गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन, किसके द्वारा, जो गैस्ट्रिक एसिड है पेप्सिन के द्वारा, विच कैन प्रिसिपिटेट ब्लीडिंग, जिससे कई बार क्या होता है पेशेंट को ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है, कई बार पेशेंट क्या करता है, वॉमिट करता है तो उसके वॉमिट में भी ब्लड आता है, उसको बोलते हैं हेमेटेमेसिस। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन में कई बार पेशेंट के ब्लड, मतलब जब वॉमिट करता है उस टाइम ब्लड भी आता है। कई बार वो स्टूल अगर पास कर रहा है तो वो स्टूल कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, तो ये भी एक साइन है। तो कई बार वहां से ब्लीडिंग भी जाएगी अगर अल्सर जो वूंड है, जो छाला है वो काफी ज्यादा हो गया है। परफोरेशन अल्सर अकर व्हेन देयर इज अ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूकोजा, और या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पर परफोरेशन हो जाएगा। ठीक है, छाला तो सिर्फ कहां पर हुआ, ऊपर की लेयर में हुआ, म्यूकोजा में हुआ। ठीक है, अगर ये छाला काफी ज्यादा हो गया, ये वूंड, ये जख्म काफी ज्यादा हो गया, तो ये हमारे जो डीप अंदर की लेयर्स है ना, वहां भी ये परफोरेट कर जाएगा, मतलब कि वहां भी ये अंदर धंसना शुरू कर देगा। जैसे कि पहले तो इसने डैमेज करा हमारी म्यूकोजा लेयर को, अगर ये छाला और बढ़ जाएगा तो ये हमारी सब म्यूकोजा लेयर को डैमेज कर देगा, फिर मस्कुलरिस लेयर को डैमेज कर देगा, और ये छाला हमारे जो स्टमक है उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकलेगा तो क्या होगा, हमारे जो बाकी ऑर्गन से आसपास वो भी क्या हो जाएंगे, खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ट्रीट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता लग गया, अगर म्यूकोजा का जो रेजिस्टेंस पावर है वो कमजोर हो जाएगा तब छाला हो जाएगा। अगर जो डिसबैलेंस है, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एंड जो डिजेनरेटिव फैक्टर्स है उनमें डिसबैलेंस हो गया तब भी छाला हो जाएगा। तो ये था यहाँ पर पेप्टिक अल्सर डिजीज की डेफिनेशन। यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलिमेंट्री कैनाल की लेयर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे स्टमक में जो लेयर होती है वो किस लेयर में यहाँ पर पेप्टिक अल्सर होता है, कहां पर वो सोर बनता है, ठीक है, घाव कहां पर बनता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेयर्स भी पढ़ा रही हूँ कि भाई ऐसा क्या होता है इन लेयर्स में कि यहाँ पर घाव हो जाता है, कौन कौन से जूसेस यहाँ निकलते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, जिनकी वजह से जो स्टमक की लेयर है उसमें यहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने अलग से लिखा है स्टमक वॉल,
क्योंकि जो अल्सर है मेनली वो हमारे स्टमक की वॉल में होता है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, या जो हमारा एलिमिनेटरी कैनाल है, इसमें 4 लेयर होती है, ठीक है। और जो हमारा एलिमिनेटरी कैनाल है वो हमारे ईसोफेगस से लेकर कहां तक होता है, रेक्टम तक होता है। और कितनी लेयर प्रेजेंट होती है, 4 लेयर यहाँ प्रेजेंट होती है। इसको मैंने अलग से यहाँ पर मेंशन कर रखा है स्टमक वॉल। क्यों? क्योंकि अल्सर कहाँ होता है, मेनली स्टमक में होता है या फिर ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। ये भी किसका भाग है, जीआई का भाग है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का ये भी भाग है। इसीलिए इसको पढ़ना यहाँ पर जरूरी है कि भाई किस लेयर में अल्सर हो रहा है, कैसे वो लेयर डाइजेशन कर रही है, ठीक है। वहां पर ऐसे कौन कौन से जूसेस निकल रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम्स निकल रहे हैं, एक्सेल के द्वारा यहाँ पर किस तरह से जो है वो अल्सर हो रहा है, सोर हो रहा है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल्स की लेयर पढ़ा रही हूँ। तो पहली जो लेयर है वो है म्यूकोजा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये स्टमक का डायग्राम है, ओके। इसको यहाँ पर मैंने ब्राउड कर रखा है, ठीक है। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्पेशली जो स्टमक है, ठीक है, सब में कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है। तो आप ऐसा मान लीजिए, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, मिडिल वाला, तो ये अंदर का जो होल है इससे बोलते हैं ल्यूमन, खाली एरिया जहां पर खाने का डाइजेशन होता है, ओके। ये जो खाली पोर्शन है इससे बोलते हैं ल्यूमन। इस ल्यूमन में ही खाने का डाइजेशन होगा। और स्टमक की कितनी वॉल्स होती है, 4 होती है, ठीक है। फोकस हम किस पे करेंगे, स्टमक पे करेंगे। आपको ध्यान रखना है ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक के जो एरिया है वो पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें 4 ही लेयर प्रेजेंट होती है। बट मैं यहाँ फोकस किस पे कर रही हूँ, स्टमक पे, क्योंकि पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है, हमारे स्टमक में होता है या फिर ड्यूडेनम के भाग में होता है। तो यहाँ पर स्टमक की कितनी वॉल्स होती है, 4 यहाँ पर लेयर्स होती है, 4 यहाँ पर वॉल होती है। बीच का जो आपको ये खाली एरिया दिख रहा है ये ल्यूमन है जहां पर खाने का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस सेक्शनल डायग्राम आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ओके। तो यहाँ पर ये 4 लेयर है। तो सबसे अंदर की जो लेयर होती है, सबसे इनर वन, ठीक है, ये वाली लेयर, तो सबसे अंदर की लेयर होती है जिसका डायग्राम ये आपको दिख रहा है रेड वाले में। ये अंदर की लेयर का नाम क्या है, म्यूकोजा, ठीक है। क्या नाम है, म्यूकोजा। दूसरी जो लेयर है जहां पर ये डॉट डॉट मैंने बना रखा है, ये क्या है, सब म्यूकोजा लेयर। तीसरी लेयर क्या है स्टमक की, मस्कुलरिस है। और सबसे लास्ट में जो लेयर है वो क्या है, सिरोसा लेयर। तो इन चारों लेयर को हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे भाई अल्सर किस वाली लेयर में होता है। और यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जो HCl वगैरह है जो अल्सर कॉज करते हैं वो किस वाली लेयर से निकलता है, ओके। तो पहले हम स्टमक की सबसे अंदर की लेयर को पढ़ने वाले हैं। वो कौन सी है, म्यूकोजा लेयर। कौन सी लेयर है, म्यूकोजा। तो ये देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम ला रखा है, तो आप यूं मान लीजिए ये कौन सी लेयर है, म्यूकोजा। जब हम खाने को खाते हैं, ठीक है, खाने को अंदर निगलते हैं, तो वो ईसोफेगस से कहाँ आता है, हमारे पेट में आता है, ल्यूमन में आता है, खाली वाले भाग में आता है। अब इस खाने में क्या होगा, ये खाना किसके संपर्क में आएगा, किसके कांटेक्ट में आएगा, वो कौन सी लेयर है, वो है म्यूकोजा लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है। तो यहाँ पर देखो पहली लेयर कौन सी, स्टमक की, म्यूकोजा। इट इज इनर मोस्ट लेयर एंड कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ फूड, ठीक है। सबसे अंदर की जो लेयर है और जो फूड के कांटेक्ट में आती है उसका नाम क्या है, म्यूकोजा है, ओके। एंड इट सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड HCl। इसी लेयर के द्वारा, ठीक है, खाने को पचाने के लिए जो सब्सटेंस निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, जो खाने को यहाँ पर डाइजेस्ट करते हैं वो किस लेयर के द्वारा निकलते हैं, म्यूकोजा लेयर के द्वारा निकलते हैं। और यही लेयर खाने के संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है। और सबसे इनर लेयर है ये, स्टमक की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ओके। इसी म्यूकोजा लेयर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, HCl निकलता है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। द म्यूकोजा हैज फोल्ड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लाइंड्स, ठीक है। अब देखो ऐसा क्या है इस म्यूकोजा लेयर में, आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं। इस म्यूकोजा लेयर में क्या है, कुछ फोल्ड्स बने हुए, ठीक है। क्या बने हुए, कुछ फोल्ड्स बने हुए हैं। कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। इस तरह से कुछ फोल्ड्स बने हुए हैं और इन फोल्ड्स में अलग अलग तरीके की सेल्स होती है, ठीक है। कुछ सेल यहाँ पर HCl निकालती है, कुछ सेल डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालेगी, कुछ सेल्स यहाँ पर पेप्सिन निकालेगी जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरीके की सेल्स होती है इन फोल्ड्स में। किस फोल्ड में, ये फोल्ड कहां पर होता है, हमारी म्यूकोजा लेयर में होता है। और ये इस तरह से फोल्ड होती है कि इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है।
एंड ओपन इनटू स्टमक कैविटी बाय गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये फोल्ड जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ओके, जो म्यूकोजा लेयर है इसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलेंगे, और इन ग्लैंड्स के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। कुछ सेल एचसीएल निकालती है, कुछ यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालेंगे, कुछ सेल यहाँ पर अलग सा कोई सिक्रेशन करेंगे, ठीक है, या फिर पेप्सिन निकालेंगे जो खाने को डाइजेस्ट करने में, उसको मतलब तोड़ने में, उसको पचाने में जो हेल्प करेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, और इनका सिक्रेशन किसके द्वारा निकलता है, स्टमक में से छोटे छोटे पिट्स होते हैं, पिट्स मतलब होल वगैरह। ठीक है, तो इन होल के जरिए, इन होल के द्वारा क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एचसीएल, पेप्सिन वगैरह का सिक्रेशन होता है, और वो खाने के साथ मिक्स होता है और खाने का डाइजेशन करता है। अब देखो, द म्यूकोजा हैज 3 सब लेयर्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जो गैस्ट्रिक यहाँ पर जो ग्लैंड है ये कैसा बना। ठीक है, जो म्यूकोजा है इसके द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे बना, तो मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊंगी, मैंने मोटा मोटा आपको बताया है कि 4 लेयर होती है, बट अगेन जो म्यूकोजा है इसकी 3 और लेयर होती है। अगर हम हल्का सा डीप पढ़े तो म्यूकोजा की भी 3 अलग अलग लेयर्स होती है। ओके, वैसे मोटी मोटी लेयर्स कौन सी होती है, 4 होती है, बट इनकी भी क्या होती है, अंदर और लेयर्स होती है। तो इस म्यूकोजा जो फर्स्ट इनर मोस्ट लेयर है इसके अंदर और भी 3 लेयर्स होती है, ये 3 लेयर से मिलके बनती है, तब ये म्यूकोजा कहलाती है। कौन कौन सी, एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम जो लेयर होती है वो कॉलमनर सेल से बनती है। तो हमारे हर एक इसोफेगस में जो सेल्स होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, होती तो वहां म्यूकोजा ही है, बट वहां पर सेल अलग तरीके की होती है, स्क्वेमस सेल्स होती है। और हमारे स्टमक में जो सेल होती है वो कौन सी होती है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल होती है। ओके, उसी से ये एपिथेलियल लेयर बनती है। तो यहाँ पर म्यूकोजा के अंदर 3 और लेयर्स होती है, पहली कौन सी, एपिथेलियम, दूसरी है लैमिना प्रोपरा एंड तीसरी है मस्कुलरिस। तो अगेन म्यूकोजा के अंदर 3 लेयर्स होती है। ओके, द एपिथेलियम लेयर ऑफ म्यूकोजा फोल्ड्स इनवर्ड इनटू द लैमिना प्रोप्रिया। अब यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे बना, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ही अलग अलग तरीके की सेल्स होती है टू फॉर्म गैस्ट्रिक पिट्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। जब ये एपिथेलियम लेयर फोल्ड हो जाएगी, देखो इस तरह से यहाँ पर मैंने फोल्ड दिखा रखा आपको। ठीक है, जब म्यूकोजा की जो सबसे पहली लेयर है उसका नाम है कॉलमनर एपिथेलियल लेयर, अगर ये लेयर के सेल जो है वो फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है, और किसमें फोल्ड होंगे, लैमिना प्रोपेरा जो लेयर है दूसरी वाली उसमें फोल्ड हो जाएंगे, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देंगे, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन कर देंगे और गैस्ट्रिक पिट्स का फॉर्मेशन कर देंगे। पिट्स मतलब होल, जहां से वो सिक्रेशन बाहर आएगा हमारे स्टमक के खाली एरिया में, उसको बोलते हैं ल्यूमन। ठीक है, तो वो छोटे छोटे वहां पर होल होते हैं, पिट्स होते हैं, जहां से डाइजेस्टिव जूसेस या फिर एचसीएल खाएंगे, स्टमक के खाली वाले भाग में आएंगे जहां पर फूड होगा और उसको डाइजेस्ट करेंगे। सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल और म्यूकोजा सेल सीक्रेट द थिक लेयर ऑफ म्यूकस। ठीक है, यहाँ पर जो कॉलमनर एपिथेलियल जो लेयर है उसमें एक सेल होती है कॉलमनर सेल। ओके, तो यहाँ पर एपिथेलियल की जो लेयर है जिसमें कौन से सेल्स है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, या इन्हें हम फॉबुलर सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करती है, यहाँ पर थिक म्यूकस भी निकालती है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिक्रेशन भी निकाल रही है, एचसीएल भी निकाल रही है। बट अगर यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो इतना जो एसिड है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो पेप्सिन है, जो एसिडिक वहां पर कंटेंट है, वो हमारी म्यूकोजा को ही खा जाएंगे। ठीक है, हमारी म्यूकोजा को ही डाइजेस्ट कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियल जो सेल्स होती है वो यहाँ पर एक और चीज निकालती है, वो क्या है, म्यूकोजा। ठीक है, थिक जो लेयर है म्यूकस की वो यहाँ पर निकलती है। ठीक है, अगर वहां पर म्यूकस की लेयर निकलेगी एक और, तो उस म्यूकस के द्वारा क्या होगा, जो म्यूकोजा है, जो हमारा जो लेयर है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मतलब जिस टाइम पे एचसीएल, पेप्सिन, डाइजेस्टिव एंजाइम खाने को ब्रेक डाउन करेंगी और वो म्यूकोजा के संपर्क में वो खाना आ रहा है, उसमें एसिड है, तो इस म्यूकस की वजह से, ये जो गाढ़ा म्यूकस है इसकी वजह से ये जो म्यूकोजा लेयर है ये बची रहेगी। ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं होगी, इसमें अल्सर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एपिथेलियल जो लेयर है उसमें कॉलमनर जो सेल्स है जिन्हें हम फॉबुलर सेल्स बोलते हैं, ये क्या करती है, म्यूकस निकालती, थिक म्यूकस।
secrete thick layer of mucus that covers the stomach lining and protect it from digestive juices। ठीक है, तो ये thick layer क्या करता है कि हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है म्यूकोजा उसको डाइजेस्टिव जूसेस से बचाता है, उसको एचसीएल से बचाता है। एंड इट आल्सो सीक्रेट बाइकार्बोनेट्स व्हिच न्यूट्रलाइज हार्श एसिड। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमारे स्टमक में सिर्फ जो एसिड है वही रिलीज होगा। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है, ठीक है, ये यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस भी निकालती है, मतलब बेस भी निकालती है। ठीक है ना, अगर HCl निकल रहा है तो साथ में क्या निकलेगा, बाइकार्बोनेट आयन भी निकलेगा, ताकि जो वहां पर पीएच है, ठीक है, जो वहां पर पीएच है वो बिल्कुल नॉर्मल बना रहे। ओके, और उस एसिड के द्वारा हमारे जो म्यूकोजा लेयर है उसको कोई यहाँ पर हार्म ना हो। आपको समझ आ गया? तो अंदर की लेयर क्या है, म्यूकोजा है, जो अगेन 3 लेयर से बनती है, एपिथेलियम, लैमिना, मस्कुलरिस। ठीक है, अब जब ये एपिथेलियम जो लेयर है इसके जो सेल्स होंगे वो फोल्ड बनाएंगे। ठीक है, वो फोल्ड किससे मिलके बनाएंगे, लैमिना प्रोपरा लेयर से मिलके बनाएंगे, और ये किसका निर्माण करेंगे, क्या बनाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लाइंड बनाएंगे। ठीक है, और गैस्ट्रिक पिट्स बनाएंगे। इन गैस्ट्रिक ग्लाइंड्स में अलग अलग तरीके की सेल्स होती है, जो कुछ एचसीएल निकालेगी, कुछ पेप्सिन निकालेगी, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकालेगी, जो खाने को पचाने का काम, वहां पर डाइजेशन करने का काम करेंगी। ठीक है, और जो हमारी ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है ये यहाँ पर थिक म्यूकस निकालेंगी, जो कि हमारी लेयर को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा जूसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक म्यूकस की कवरिंग भी है, जिसकी वजह से जो हमारा म्यूकोजा लेयर है उसमें अल्सर नहीं होता है। ओके, आप देखो कई बार हम चिकन वगैरह भी खाते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं नॉन वेज भी होते हैं, तो अगर जब हम कोई चिकन का पीस खाते हैं अंदर, तो वो डाइजेस्ट हमारे स्टमक में हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारे स्टमक में क्या निकल रहा है, पेप्सिन निकल रहा है। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। अब आप सोचो कि अगर कुछ लोग यहाँ पर चिकन वगैरह, फिश वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, और पेप्सिन जो है उसको ब्रेक कर रहा है उस प्रोटीन के पीस को, तो आप खुद सोच सकते हो जो HCl है, जो प्रोटीन है, इसने क्या करा, उस हार्ड से चिकन के पीस को भी डाइजेस्ट कर दिया। तो उसके लिए कितना आसान होगा कि हमारी जो म्यूकोजा लेयर है उसको भी डाइजेस्ट कर देना, क्योंकि जो चिकन हम ले रहे हैं, जो हम मीट खा रहे हैं, वो फ्लैश है। ठीक है, वो क्या है, फ्लैश है, वो चिकन है। ठीक है, ऐसे जो हमारी लेयर है वो भी तो एक फ्लैश है। ओके, तो ये जूसेस हमारे म्यूकोजा को क्यों नहीं खा पाती है, मतलब जो हमारे खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, खुद के जो HCl है, जब वो उस मीट को अच्छे से डाइजेस्ट कर दे रही है, तो वो हमारी म्यूकोजा लेयर को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी, कर पाएगी, बट क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि जो एपिथेलियल, जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है वो वहां पर म्यूकस का जो प्रोटेक्शन है वो कर देते हैं, साथ में वहां पर बाइकार्बोनेट आयंस निकलते हैं, जिसके द्वारा हमारी जो म्यूकोजा लेयर है ये बिल्कुल सेफ रहती है। ओके, तो ये हमारे सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है स्टमक की, उसका नाम क्या है, म्यूकोजा। दूसरी लेयर है सब म्यूकोजा, उसके नीचे। ठीक है, सब म्यूकोजा कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो लेयर है सब म्यूकोजा, ये मेनली किससे बनती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। इसमें नर्व सप्लाई होता है, ठीक है, इसमें लिम्फ होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, और इस लेयर का काम क्या होता है कि म्यूकोजा को न्यूट्रिशन देना। ओके, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई भी है, नर्व्स भी है, लिम्फ भी है, तो इस जो ये सब म्यूकोजा लेयर है इसका काम होता है जो म्यूकोजा लेयर है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई भी है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा डॉट डॉट से कि ये क्या है, यहाँ पर सब म्यूकोजा में ब्लड भी है, नर्व्स भी है, कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, और ये न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है म्यूकोजा को। फिर तीसरी जो लेयर है, इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा, मस्कुलरिस, मतलब मसल से बनने वाली लेयर। ओके, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन दिखा रखा है, ये कौन सी लेयर, 3rd नंबर की लेयर है, जिसका नाम क्या है, मस्कुलरिस, मतलब मसल से बनी हुई लेयर। इट हैज 3 स्मूथ मसल लेयर। इसके अंदर भी, इन सब के अंदर भी और लेयर्स होती है। ठीक है, जैसे म्यूकोजा के अंदर 3 लेयर होती है, इसके अंदर भी होती है, और मस्कुलरिस के अंदर भी अगेन 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी, जो एक तो अंदर की होती है उसको बोलते हैं इनर ऑब्लिक लेयर। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, मिडिल सर्कुलर लेयर होती है, तीसरी कौन सी होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ठीक है, मस्कुलरिस की भी 3 अंदर लेयर होती है। कौन कौन सी, इनर ऑब्लिक, दूसरी कौन सी, मिडिल सर्कुलर, एंड तीसरी कौन सी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। हेल्प्स इन मिक्सिंग एंड चर्निंग फूड टू फॉर्म काइंड। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये क्या करती है,
मसल्स को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि जो खाना है वो अच्छे से मिक्स हो पाए और फूड को हम तोड़ पाए, ठीक है। थोड़ा बहुत डाइजेशन फूड का हमारे माउथ में हो जाता है। अगर आप अच्छे से चबा चबा के नहीं खा रहे हो तो भाई जो हमारा पेट है, स्टमक है, इसको बहुत टाइम लगेगा उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। इसीलिए कहते हैं हाफ डाइजेशन जो है हमें अपने माउथ में ही कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारा स्टमक है वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस लेयर का काम होता है कि खाने को उसको ऐसे मिक्स करना, उसको ऐसे चर्न करना, ऐसे तोड़ना, उसको ब्रेक करना, ताकि वो काइम बन जाए। काइम क्या होता है? काइम का मतलब है जो खाना है वो अब सेमी लिक्विड फॉर्म में बन चुका है। पहले वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब हम रोटी खाते हैं या फिर चावल खाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब उसको हमारा जो पेट है उसको डाइजेस्ट कर देता है तो वो क्या बन जाता है? काइम। काइम मतलब सेमी सॉलिड फूड, ठीक है। सेमी सॉलिड जो फूड है उसको हम काइम बोलते हैं। तो इसका काम है थर्ड लेयर का। इट स्क्वीजेस द स्टमक वॉल टुगेदर टू हेल्प मूव पार्सली डाइजेस्टेड फूड इनटू बाउल, ठीक है। और ये लेयर क्या करती है? खाने को ब्रेक भी करती है, उसका कॉन्ट्रैक्शन कराती है, उसको मिक्स कराती है, उसको तोड़ती है। और दूसरा ये लेयर क्या करती है? उस खाने को धीरे धीरे आगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश करती रहती है, बाउल के रूप में। बाउल मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में उसको आगे की तरफ। पैरासिटिक मूवमेंट आपने सुना होगा। पैरासिटिक मूवमेंट मतलब धीरे धीरे जो खाना है वो आगे खिसकता रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि थोड़ा बहुत डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, बट मेनली इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? खाने को एब्जॉर्ब करना, जो उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उसको ब्लड में या फिर बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है ना। तो ये क्या करती है? खाने को डाइजेस्ट करने के बाद, उसको चर्न करने के बाद आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश कर देती है। फिर सबसे लास्ट की जो लेयर है, ये ब्लैक में आपको दिख रहा होगा, ये है सिरोसा लेयर। कौन सी लेयर है? सिरोसा। तो यहाँ देखो, स्ट्रॉन्ग आउटरमोस्ट लेयर, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? सिरोसा लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये किसके द्वारा बनती है? कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनती है। इट प्रोटेक्ट एंड कवर द स्टमक एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन विद अदर ऑर्गन्स, ठीक है। ये स्टमक को एक मतलब उस पेरिटोनियम जो कैविटी है उसमें बांध कर रखती है, ताकि जो हमारे ऑर्गन्स है वो यहां से वहां ना खिसके। मतलब एक उसको फिक्स्ड पोजीशन में जो बांधने का काम करता है वो कौन करता है? हमारा सिरोसा लेयर करता है। ओके, उस ऑर्गन को जो प्रोटेक्शन दे रहा है उसको बांधने की कोशिश कर रहा है एक जगह में, ताकि वो हमारे पेरिटोनियम कैविटी से जुड़ी रहे। उसको कौन करता है? सिरोसा लेयर करता है। एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन विद अदर ऑर्गन्स, क्योंकि हमारी बॉडी में बाकी ऑर्गन्स भी है, इसके पीछे पेनक्रियाज है, लिवर है, किडनी है, तो बाकी ऑर्गन से उसका फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, उसका फ्रिक्शन ना हो, उसको भी कौन रोकता है? सिरोसा लेयर रोकता है, ठीक है। सबसे जो बाहर की लेयर होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिसे हम लेयर बोलते हैं, वो कौन सी लेयर है? सिरोसा लेयर है। अब आपको यहाँ पर ये डायग्राम ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो फोल्ड थे ना म्यूकोजा लेयर के, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि जो म्यूकोजा लेयर है जब ये फोल्ड बनाती है, ठीक है, इसके जो अन्य 3 लेयर है, एपिथेलियल जो लेयर है वो जब लेमिना मिल जाएगी तो वो गैस्ट्रिक ग्लाइंड के फोल्ड बना देगी। और इन गैस्ट्रिक ग्लाइंड में भी अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिक्रीट आउट करती है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा गैस्ट्रिक ग्लाइंड यहाँ पर बना के दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको कलरिंग अलग अलग तरीके से कर रखा है, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सी, इसको देखने से लग रहा है कि भाई ये वाली सेल्स जो है वो अलग कुछ सिक्रेट कर रही है, ये वाली सेल कुछ अलग एंजाइम सिक्रेट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो गैस्ट्रिक ग्लाइंड है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लाइंड्स में भी अलग अलग तरीके की सेल्स होती है। जैसे कि ये ग्रीन वाली जो सेल है, ठीक है, ये जो आपको रेड में डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये गैस्ट्रिक पिट्स है, जहां से सिक्रेशन निकलेगा। जहां से क्या निकलेगा? सिक्रेशन निकलेगा। और जो गैस्ट्रिक ग्लाइंड है ये कहाँ है? हमारे म्यूकोजा लेयर में है। और इसमें भी अलग अलग तरीके क्या होती है? सेल्स होती है। जैसे कि ग्रीन, सपोज एग्जांपल, ये ग्रीन जो है ये कौन सा क्या चीज सिक्रेट कर रही है? ये सिक्रेट कर रही है म्यूकस, ठीक है। इनका नाम है म्यूकस सेल। क्या नाम इनका? म्यूकस सेल। इनके नाम से पता लग रहा है कि ये क्या सिक्रेट करेंगे? म्यूकस सिक्रेट करेंगे। और इनका दूसरा नाम क्या है? गोबलेट सेल। इनको हम गोबलेट सेल भी बोलते हैं। एक तो म्यूकस सेल या फिर आप इनको गोबलेट सेल भी बोल सकते हो। इनका काम होता है म्यूकस को रिलीज कराना स्टमक में। किसके द्वारा? इन गैस्ट्रिक पिट्स के द्वारा। जो यहाँ पर होल है, ल्यूमन जो खाली एरिया है वहां पर होल है, उनके द्वारा म्यूकस को बाहर निकालना। अब म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड एंड एंजाइम। ये क्या करता है? स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको, जो एसिड है
और जो एंजाइम्स है, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उससे बचाना, उससे प्रोटेक्ट करना। देखो यहाँ पर ये दिखा रही कि ब्लू से कौन सा सेल है, चीफ सेल है। चीफ सेल क्या सिक्रेट करती है स्टमक में, पेप्सिनोजन सिक्रेट करती है। क्या करती है, पेप्सिनोजन। नेक्स्ट सेल हमारे यहाँ पर आती है चीफ सेल, ठीक है, ये वाली ब्लू वाली। तो यहाँ पर ये चीफ सेल क्या करती है, पेप्सिनोजन एंजाइम निकालती है, ठीक है। ये पेप्सिनोजन अभी किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, कन्वर्टेड टू पेप्सिन एंड ए डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। ये पेप्सिनोजन अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये HCl के संपर्क में आएगा, ठीक है, HCl की प्रेजेंस में ये पेप्सिन में बदलेगा, और पेप्सिन का काम क्या होता है, बॉडी के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेल है, प्राइटल सेल, PARIETAL, प्राइटल सेल, ठीक है। ये प्राइटल सेल क्या करती है, गैस्ट्रिक एसिड निकालती है, जैसे कि HCl निकालेगी, ठीक है। क्या निकालेगी, HCl। HCl का काम क्या होता है, किल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के साथ आते हैं, वाटर के साथ आते हैं, उनमें से बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। और पेप्सिनोजन जो ये वाला एंजाइम था, इसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन में, ठीक है। तो पैराइटल सेल से क्या निकलता है, HCl निकलता है। फिर हमारे पास कौन सा सेल है, जी सेल। जी सेल एक हार्मोन निकालती है, इसका नाम क्या है, गेस्ट्रिन हार्मोन। गेस्ट्रिन हार्मोन क्या करती है, स्टिमुलेट HCl सिक्रेशन फ्रॉम पैराइटल सेल। ये गेस्ट्रिन हार्मोन इस पैराइटल सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ताकि ये HCl का और अधिक निर्माण कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जिसमें अलग अलग तरीके की सेल्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, या फिर टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो किस तरह से इसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो इसको अलग अलग बेस पर क्लासिफाई करते हैं हम, जैसे कि लोकेशन के बेस पर, कि GI ट्रैक्ट के किस वाले भाग में अल्सर हुआ है। दूसरा क्लासिफिकेशन किस वाले पॉइंट से, क्लिनिकल फीचर क्या है, उसके बेस पर क्लासिफाई किया गया है। फिर है बेस्ड ऑन नंबर, मतलब कितने अल्सर है, एक है या फिर दो है। तो कैसे कैसे हम इसको टाइप्स में बांटते हैं। तो पहला हम यहाँ पर लेते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। अगर हम लोकेशन की बात करें तो GI सिस्टम के किस वाले भाग में जो है वो अल्सर हुआ है। तो पहला क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन। या तो वो ईसोफेगस में है, या तो वो स्टमक में है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम में। तो किसके बेस पे, लोकेशन कहां पर है अल्सर की, ठीक है, अल्सर हो कहां पर रहा है। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, बेस्ड ऑन लोकेशन। यहाँ पर क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर। इसमें तीन तरह के आते हैं, गैस्ट्रिक पेट में होने वाला अल्सर, स्टमक में होने वाला। फिर है ड्यूडेनल अल्सर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, इसोफेगल अल्सर। तो लोकेशन के बेस पे इसको तीन तरह से बांटा है, ओके। इसके तीन और टाइप्स है। तो पहला टाइप क्या पढ़ेंगे हम, गैस्ट्रिक अल्सर, जो पेट में होते हैं। तो 15% जो अल्सर होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, स्टमक में होते हैं। कॉमन साइट इज पाइलोरस एंट्रम। और स्टमक का भी जो भाग कौन सा है, ये वाला जो भाग है अंदर की तरफ, ये लेसर कर्वेचर है। बाहर की ओर जो है वो है ग्रेटर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर के रीजन में होगा स्टमक में, और कहां पर होगा, एंट्रम भाग में। क्योंकि जो स्टमक है इसको भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर एक कार्डिक स्पिंचर होती है, ठीक है, जो स्टमक के खाने को दोबारा से इसोफेगस में नहीं जाने देती, उसको प्रिवेंट करती है खाने को। तो यहाँ पर कार्डिक स्पिंचर जो होता है वो खाने को स्टमक में रहने देता है। तो इसोफेगस ये वाला भाग क्या होता है, कार्डिया होता है, ठीक है। तो ये भाग कौन सा हो गया, इसोफेगस का, कार्डिया। फिर यहाँ पर ये फंडस है स्टमक का, ये बॉडी है, ये पाइलोरस है। तो गैस्ट्रिक अल्सर ज्यादातर पाइलोरस वाले रीजन में मिलते हैं, लेसर कर्वेचर की साइड में, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें कहां पर अल्सर आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, पाइलोरस वाले भाग में। मतलब जो स्टमक का जो पाइलोरस एंट्रम रीजन है वहां पर आपको ज्यादातर अल्सर देखने को मिलेंगे, और वो कहाँ होंगे, लेसर कर्वेचर होंगे, ओके। तो स्टमक का ये अंदर वाला भाग जो है ये है लेसर कर्वेचर। बाहर जो आउटवर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये है ग्रेटर कर्वेचर। तो 15% जो अल्सर है वो हमारे कहाँ होते हैं, पेट में होते हैं, और स्टमक के पाइलोरस वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। खासकर अल्सर यहीं पर होते हैं, लेसर कर्वेचर की तरफ को। पेन इंक्रीजेस आफ्टर ईटिंग एज फूड स्टिमुलेट एसिड सिक्रीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट खाना खाता है, खाना जैसे ही हमारे स्टमक में आएगा तो इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए वहां पर HCl निकलेगा, ठीक है। वहां पर जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है वो निकलेंगे। अब वो खाने को तोड़ना शुरू कर देंगे। जब ये HCl हमारे जो यहाँ पर म्यूकोजल लाइनिंग होती है स्टमक पे, इस पे टकराएगा तो इसको क्या करेगा, वो इसको इरिटेट करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर पेशेंट जैसे ही खाना खाता है और 5 से 10 मिनट, खाना खाने के 5 से 10 मिनट के बाद पेशेंट को यहाँ पर
दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों उसको दर्द हो रहा है? क्योंकि जैसे खाना ईसोफेगस से स्टमक में आएगा तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे, पेप्सिन निकलेगा, HCl निकलेगा। तो जब ये खाना यहाँ पर डाइजेस्ट होता रहेगा तो जो वो एसिड है वो किससे टकराएगा? म्यूकोजल लेयर से टकराएगा। ठीक है, म्यूकोजल लेयर से टकराएगा। अगर म्यूकोजल लेयर वीक है या फिर कोई बैक्टीरिया का इंफेक्शन एट पाइलोरी के द्वारा, ठीक है, तो ये म्यूकोजल लेयर ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट को खाना खाने के बाद क्या होता है? दर्द होता है, क्योंकि ईसोफेगस से खाना कहाँ आ रहा है? स्टमक में आ रहा है। तो वो म्यूकोजल लाइनिंग को क्या कर रहा है? इरिटेट कर रहा है। तो पेशेंट यहाँ पर सोचता है कि मैं खाना ना खाऊं, मतलब मैं कम से कम खाना खाऊं, या फिर वो खाने को स्किप कर देता है। इससे पेशेंट का क्या होता है? लगातार वेट लॉस भी होता रहता है। वो खाना खाने को अवॉइड करता है, क्योंकि जैसे वो खाना खाता है तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जैसे खाना पेट में आता है तो वहां पर एसिड का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है, और उस एसिड की वजह से जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो इरिटेट हो रही है। इसीलिए यहाँ पेशेंट को लगता है कि मैं खाना ना खाऊं, ठीक है, ताकि मुझे पेट दर्द ना हो। तो यहाँ पर पेशेंट खाने को अवॉइड करता है, जिससे उसका वेट भी यहाँ पर काफी लॉस होता है। इट इज ड्यू टू म्यूकोजल डैमेज। ठीक है, जो म्यूकोजल लेयर है, जो इनर लेयर है स्टमक की, वहां पर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इट इज कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली। अब ये होता किन लोगों में है? जो लोग 40 साल से ऊपर है। ठीक है, मतलब ओल्ड एज पीपल्स में खासकर आपको गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओल्ड एज जो लोग हैं उनमें ये अधिक होता है, या फिर मिडिल एज पीपल में ये अधिक होता है। देखो फिर लोकेशन, दूसरा लोकेशन कौन सा इसका? ड्यूडेनल अल्सर है। ड्यूडेनम किसका भाग है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। ठीक है, तो 80% जो अल्सर होते हैं वो कहाँ होते हैं? ड्यूडेनम वाले रीजन में होते हैं। तो 80% जो अल्सर है, पेप्टिक अल्सर, वो कहाँ मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग में मिलते हैं, पार्ट में मिलते हैं। उसका नाम क्या है? ड्यूडेनल अल्सर। मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर से भी अधिक पाया जाने वाला जो रीजन है वो कौन सा है? ड्यूडेनम। देखो यहाँ पर स्टमक का लास्ट वाला भाग था पाइलोरस एंट्रम। उसके बाद यहाँ पर कुछ मसल्स आती है, स्पिंचर मसल्स। कौन सी मसल्स आती है? स्पिंचर मसल्स, जो खाने को प्रिवेंट करती है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए। ठीक है, खाने का आधा डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे स्टमक में होता है। थोड़ा बहुत डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और वहां पर एब्जॉर्प्शन भी होगा फूड का। तो यहाँ पर ना, जहां पर पाइलोरस एंट्रम है, तो यहाँ पर एक भाग होता है, मसल्स होती है यहाँ पर। ठीक है, जो खाने को प्रिवेंट करती है ड्यूडेनम में जाने से रोकती है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा? देखो, मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर से भी अधिक होने वाला अल्सर कौन सा? ड्यूडेनम वाला है। इट अकर्स इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के पहले वाले भाग में होगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके पहले वाले भाग में होगा। मतलब पाइलोरस के बाद जो 1.5 सेंटीमीटर का रीजन आएगा। ठीक है, ड्यूडेनम को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। स्टार्टिंग का जो भाग है वो 1.5 सेंटीमीटर का है, फिर 12 सेंटीमीटर का है, फिर 2.5 सेंटीमीटर का है। तो किस वाले रीजन में हो रहा है? ये ड्यूडेनम के 1.5 सेंटीमीटर के रीजन में हो रहा है। मतलब पाइलोरस जहां पर खत्म हो रहा है उसके तुरंत बाद जो 1.5 सेंटीमीटर का भाग है उसमें यहाँ पर ये अल्सर आएगा। ठीक है, पेन डिक्रीजेस आफ्टर ईटिंग बट रिटर्न्स 2 to 3 आवर्स लेट और एट नाइट। ठीक है, यहाँ पर उल्टा होता है। कैसे? यहाँ पर पेशेंट अधिक खाना शुरू करता है। क्यों? जैसे ही पेशेंट को लगता है कि वो खाना खा रहा है तो खाने का डाइजेशन कहाँ होगा? स्टमक में होगा। तो यहाँ पर की जो पाइलोरस जो मसल्स होती है ना, स्पिंचर मसल्स होती है, वो यहाँ पर बंद हो जाएंगी और उस खाने को कहाँ पर नहीं आने देगी? ड्यूडेनम में नहीं आने देगी। ठीक है, इसलिए जो खाने में जो एसिड वगैरह मिक्स्ड है, ठीक है, जो एंजाइम्स वगैरह मिक्स्ड है, वो कहाँ पर रहेंगे? वो हमारे स्टमक में रहेंगे। और उसको नीचे आने से कौन रोक रहा है? उसको नीचे आने से पाइलोरिक स्पिंचर मसल्स रोक रही है, ताकि वो जो खाना है वो कहाँ ना आए? ड्यूडेनम में ना आए। ठीक है, इसलिए पेशेंट जब खाना खाता है तो उसको लगता है कि लगातार खाना खाते रहो, क्योंकि जब खाने का डाइजेशन होता है तो यहाँ पर ये पाइलोरिक स्पिंचर मसल्स बंद हो जाएगी और उस खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आने देगी। ओके, बट यहाँ पर पेशेंट को खाना खाने के बाद दर्द नहीं होता है। उसको दर्द कब होगा? उसको 2-3 घंटे के बाद दर्द होगा, क्योंकि लगभग 2 से लेकर 3 घंटे के बाद हमारा जो खाना है, जो नॉर्मल जो खाना है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो खाना नीचे कहाँ जाएगा? हमारे ड्यूडेनम वाले भाग में जाएगा। जब वो खाना यहाँ पर पच जाएगा, उसका काइम बन जाएगा, सेमी सॉलिड फॉर्म बन जाएगा,
तब यहाँ पर से ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स खुल जाएंगी और खाने को कहाँ पुश करेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग में डालेंगी। तो वो कौन सा भाग है, ड्यूडेनम। ठीक है, अब उस खाने में क्या है, एसिड भी मिला हुआ है। जब वो एसिड इसके यहाँ पर लाइनिंग पे टकराएगा, इसकी इनर लाइनिंग पे टकराएगा ड्यूडेनम की, तो यहाँ पर ये इरिटेशन कॉज करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पेशेंट को लगता है कि वो लगातार खाना खाए, क्योंकि खाना खाने से क्या हो रहा है, यहाँ पर कि पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स बंद हो जा रही है, जिससे कि जो एसिड है वो नीचे नहीं आ पा रहा है। ओके, थोड़ा बहुत एसिड और जो बेस है वो कहाँ सिक्रेट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है। ठीक है, तो हमारे स्टमक में मेनली एसिड सिक्रेट होता है, और जो हमारे इंटेस्टाइन का भाग है उसमें क्या सिक्रेट होता है, बेस सिक्रेट होता है, ताकि उसको बैलेंस कर सके। तो यहाँ पेशेंट को गलतफहमी होती है कि लगातार खाना खाते रहो, बट जैसे ही वो रात को खाना खाता है तो लगभग 2-3 घंटे के बाद, या फिर पेशेंट जो मिडनाइट होती है, मतलब रात को उठना, ठीक है, वो रात को अचानक से उठ जाएगा और उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। किस वाले भाग में, एपिगैस्ट्रिक पेन। ठीक है, हमारा जो स्टमक है वो हमारे एब्डोमेन के जो 9 भाग है उसमें से जो हमारा स्टमक है वो कौन से पार्ट में आता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में आता है। तो पेशेंट को यहाँ पर जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, वो खाना नीचे आएगा, तो वो हमारे ड्यूडेनम की जो वॉल है उस पर टकराएगा, तो पेशेंट को यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो उसको 2 से 3 घंटे बाद दर्द होता है, या फिर मिडनाइट में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पेशेंट को लगता है कि लगातार खाना खाते रहो, जिसकी वजह से पेशेंट का यहाँ पर जो है वो वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पेशेंट ओबीज यहाँ होना शुरू हो जाता है। फिर है इसोफेगल अल्सर। आप समझ गए होंगे, इसोफेगस मतलब जो ये वाला भाग है, ठीक है, कार्डिया वाला जो पोर्शन है, वहां पर यहाँ पेशेंट को अल्सर होगा। अकर्स इन लोअर इसोफेगल म्यूकोजा एंड इट अकर्स इन ड्यू टू GERD। ओके, तो पेशेंट को यहाँ पर क्या होगा, रिगर्गिटेशन होगा। ठीक है, जब ये डाइजेस्टेड जो फूड है जिसमें एसिड मिला हुआ है वो रिफ्लक्स होके कहाँ जाए, हमारे इसोफेगस के भाग में जाए। ठीक है, जिन लोगों को किसकी दिक्कत होती है, GERD की दिक्कत होती है। GERD मतलब गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा खाना जो होगा वो बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड कहाँ जाएगा, हमारी जो लोअर इसोफेगस है वहां जाएगा, और वहां की जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको इरिटेट करेगा, क्योंकि उस खाने में एसिड भी है, तो यहाँ अल्सर होता है। बट जो इसोफेगल अल्सर है ये बहुत ही कम मतलब लोगों में होता है, इसके बहुत ही कम परसेंटेज में होता है। ठीक है, 2 से लेकर 3% के लोगों में ये होता है। ओके, जो हमारे GI ट्रैक्ट है उन सब में एक ही तरह की लाइनिंग है, म्यूकोजल लाइनिंग है, फिर सब म्यूकोजा है, फिर मस्कुलरिस है, फिर सिरोसा लेयर है। ओके ना, तो जब ये खाना वापस कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, तो वहां के म्यूकोजल लाइनिंग को इरिटेट करेगा, तो पेशेंट में यहाँ अल्सर डेवलप होगा। ओके, अब दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमने किया है वो किस बेस पे किया है, बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर। ओके, क्लिनिकल फीचर मतलब पेशेंट को देखकर उसके साइन एंड सिम्टम्स को जांच करते हुए कि हम पता कर सकते हैं कि किस तरह का उसको अल्सर है। तो क्लिनिकल फीचर के बेस पे यहाँ पर हमने अल्सर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है, एक्यूट पेप्टिक अल्सर। एक्यूट जो नाम है उससे पता लग गया हो कि कोई चीज जो अचानक से होती है। ठीक है, एक्यूट मतलब सडन होना और फिर वो अपने आप ही कुछ टाइम बाद ठीक हो जाना, उसे बोलते हैं एक्यूट। ओके, तो ऐसा अल्सर जो अचानक से होता है, ठीक है, अचानक से होगा, फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद वो अपने आप यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सुपरफिशियल इन्वॉल्व्स ओनली द म्यूकोजल लेयर। इसमें सिर्फ जो ऊपर की लेयर है उसी को डैमेज करेगा। ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारे GI ट्रैक्ट होती है उसमें 4 जो होती है लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, सबसे ऊपर की म्यूकोजा है, ओके, फिर है सब म्यूकोजा, फिर है मस्कुलरिस, फिर है सिरोसा। तो सबसे जो ऊपर की लेयर है जिससे खाना जो है वो टकराता है, खाना जिससे जब खाना खाते हैं तो वो म्यूकोजल लाइनिंग से ही कांटेक्ट में आता है खाना। ओके, तो सबसे जो ऊपर की लेयर कौन सी है, म्यूकोजल लेयर है। तो एक्यूट अल्सर में क्या होगा, एक्यूट अल्सर में जो अल्सर है, छाला है, वो सिर्फ हमारे सुपरफिशियल लेयर पे होगा, मतलब वो सिर्फ ऊपर की लेयर पर ही होगा, वो नीचे नहीं जाएगा। ओके, वो नीचे नहीं जाएगा। तो ऊपर की लेयर कौन सी है, म्यूकोजा है। फिर कौन सी लेयर है, सब म्यूकोजा, जिसमें क्या है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वगैरह इसी में ही है, नर्व्स वगैरह इसी में ही है। ठीक है, क्योंकि इसका काम होता है इसको ब्लड सप्लाई देना, म्यूकोजा लेयर को क्या करना, न्यूट्रिशन देना। तो GI ट्रैक्ट में हमारी 4 लेयर होती है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, म्यूकोजा, देन वी हैव सब म्यूकोजा, ओके, फिर है मस्कुलरिस, मसल्स से बनी हुई लेयर, इसीलिए इसका नाम क्या है, मस्कुलरिस है। फिर है सिरोसा, सबसे जो हार्ड लेयर होती है, जो ऑर्गन को एक जगह
अटैच करने में हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड एज सिरोसा। ओके, तो जीआई ट्रैक्ट में 4 लेयर होती है। सबसे ऊपर है म्यूकोजा। तो जो एक्यूट अल्सर है वो सुपरफिशियल लेयर में होगा, मतलब वो डीप नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर वो अल्सर होगा। मे हील कंप्लीटली विदाउट स्कारिंग, और ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा या फिर इसमें ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो जिस टाइम पे ये अल्सर यहाँ पर ठीक होगा तो यहाँ पर ये कोई भी मार्क, कोई भी स्कारिंग, कोई भी फाइब्रोसिस को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये अल्सर अपने आप ही ठीक हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या, एक्यूट। मतलब जो अल्सर अचानक से होता है फिर कुछ टाइम बाद अपना आप ठीक हो जाएगा, वहां पर वो कोई भी मार्क नहीं छोड़ेगा, कोई भी स्कारिंग नहीं छोड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट अल्सर। फिर दूसरा टाइप क्या है इसका, क्रॉनिक। ठीक है, क्रॉनिक नाम से पता लग रहा है ऐसा अल्सर जो लंबे टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, जो लंबे टाइम से चला आ रहा है उससे बोलते हैं क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर। यहाँ पर क्या हो रहा है, डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, ये जो अल्सर बन रहा है ये क्या कर रहा है, डीप लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्सर म्यूकोजा में तो हो रहा है बट ये सब म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व कर रहा है। ऐसा अल्सर जो बाकी लेयर्स में भी हो जाए उसे बोलते हैं क्रॉनिक अल्सर। ये अल्सर इतना भयंकर है कि अगर ये म्यूकोजल लेयर को निकलकर सिरोसा से भी बाहर निकल जाए तो ये हमारे जो आसपास के जो अदर ऑर्गन्स है, जैसे पेनक्रियाज हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, ये हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी हो गई, वहां पर यहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, वहां ब्लीडिंग हो सकती है अगर ये अल्सर परफोरेट कर गया और चारों लेयर में ये अल्सर बिल्कुल डीप चला गया। इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रॉनिक। क्रॉनिक क्यों बोला है, क्योंकि अल्सर काफी खतरनाक है, ये डीप होता है, ये हमारी जो बाकी लेयर्स होती है उनको भी ये इन्वॉल्व करता है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब पेशेंट को सालों साल ये अल्सर रहेगा। ठीक है, ये अल्सर जल्दी से ठीक भी नहीं होने वाला है। देखो, इट इन्वॉल्व्स बोथ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, ये दोनों लेयर्स में होगा, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा में। इफ अल्सर पेनिट्रेट द स्टमक इट आल्सो इन्वॉल्व्स द एडजेसेंट ऑर्गन्स लाइक पेनक्रियाज। अगर ये जो अल्सर है वो बाहर निकल गया स्टमक से तो वो हमारे आसपास के जो ऑर्गन्स है, पेनक्रियाज है, एब्डोमिनल कैविटी है, वहां पर ब्लीडिंग कॉज करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में और भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्लिनिकल फीचर के बेस पे हमने इसको 2 टाइप्स में बांटा है। फिर है बेस्ड ऑन नंबर्स। नंबर आप समझ गए होंगे कितने अल्सर है, पेशेंट के पेट में 1 अल्सर है या फिर 2 है उसी जगह, या फिर 1 अल्सर पेट में यहाँ पर है और 1 कहां पर है, ड्यूडेनम में। ठीक है, तो मतलब कितने नंबर के अल्सर है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बेस पे। पहला है सिंगल अल्सर। सिंगल मतलब ज्यादातर अल्सर जो होते हैं वो सिंगल ही होते हैं। ठीक है, तो 80 to 90% जो अल्सर होते हैं हमारे पेट में, मतलब 80 से लेकर 90% जो लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम किस चीज की होती है, उनको प्रॉब्लम सिंगल अल्सर की होती है। ठीक है, मोस्टली जो अल्सर जो होता है वो ज्यादातर लोगों में सिंगल अल्सर ही होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का है ये। 80 से लेकर 90% जो अल्सर होते हैं वो सिंगल टाइप के ही होते हैं। ठीक है, सॉलिटरी फॉर्म में होते हैं, यूजुअली राउंड और ओवल इन शेप, लोकलाइज पेन। ठीक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, ये अल्सर खासकर बिल्कुल राउंड होंगे, ठीक है, या फिर इनका शेप जो होगा वो ओवल होगा। ओके, या फिर जो ये होंगे पेशेंट को इसमें लोकलाइज पेन होगा, मतलब उसको एक ही पोजीशन पे एक ही जगह पेन होगा, वो पेन जो है वो रेडिएट नहीं करेगा। रेडिएट मतलब यहाँ वहां नहीं होगा। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका क्या है जो अल्सर होगा वो राउंड होगा, बिल्कुल ओवल शेप का होगा, और ये शार्प, पेशेंट को पेन जो होगा वो एक लोकलाइज जगह पे होगा। अगर पेशेंट कह रहा है मुझे एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है, इसका मतलब उसको वहीं पर ही हो रहा है। ठीक है ना, तो लोकलाइज पेन होगा। तो 80 से लेकर 90% जो अल्सर होते हैं वो कौन से होते हैं, सिंगल अल्सर होते हैं। फिर है मल्टीपल पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ऐसे अल्सर 2 या 2 से अधिक होना। ठीक है, 2 या 2 से अधिक होना अल्सर, या तो वो 2 अल्सर लगातार स्टमक में हो, या फिर लगातार 2 ड्यूडेनम में हो, या फिर वो एक स्टमक में हो या फिर एक ड्यूडेनम में हो। ठीक है, तो 2 से अधिक अल्सर होना, 2 या 2 से अधिक अल्सर होना उसे बोलते हैं मल्टीपल अल्सर इन डिफरेंट रीजन ऑफ जीआई। जीआई के किसी भी रीजन में हो सकता है। पेन इज सीवियर एंड रिकरेंट, इसमें पेशेंट को पेन बहुत तेज होता है। ठीक है, पेशेंट को पेन बहुत तेज होगा, इंटेंस जो है पेन वो होगा, और रिकरेंट मतलब पेन होगा फिर दोबारा पेन वापस आएगा। ठीक है, रिकरेंट होता रहेगा, ये अल्सर दोबारा दोबारा आएगा। एक बार अगर इसको ठीक भी कर दिया है, ट्रीटमेंट ले ली है, मेडिसिन ले लिया है, उसके बाद भी यहाँ पर चांसेस है कि ये अल्सर दोबारा आए। फिर तीसरा कौन सा है, रिकरेंट अल्सर। ठीक है, ऐसा अल्सर जो बार बार आ रहा है उसको बोलते हैं रिकरेंट।
रीअपियर आफ्टर हीलिंग, मतलब हील हो चुका है वो कंप्लीटली, ठीक है, बट उसके बावजूद भी वो दोबारा आ रहा है। इन गैस्ट्रिक अकर एट सेम साइट, ठीक है, खासकर ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक, जो पेट का अल्सर है, ठीक है, ये जो रिकरेंट अल्सर है अगर ये पेट में हुआ है, खासकर पेट में ही देखने को मिलता है, तो अगर ये एक बार आया है और अच्छे से ठीक हो गया है तो मैक्सिमम चांसेस है कि दोबारा रीअक्कर हो सकता है। ओके, डिफरेंट साइट्स इन ड्यूडेनम अल्सर, और कहीं बार ये ड्यूडेनम में भी देखा गया है। तो यहाँ पर तो ये टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने वाले कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन, इसके इटियोलॉजी मतलब इसके कारण। तो कारण में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके द्वारा अक्सर पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन होती है वो ये बैक्टीरिया है। इसका नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, जिसको आप लोग एच पाइलोरी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि इस तरह से, कुछ इस तरह से स्पाइरल शेप में होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज में जो क्या करता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज करता है, वो ये बैक्टीरिया है। इसका नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, जिसको हम एच पाइलोरी के नाम से जानते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एंटर्स द बॉडी थ्रू फूड, वाटर, सलाइवा एंड रीचेस स्टमक, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर आता कैसे, अगर हम कंटामिनेटेड फूड, वाटर या सलाइवा को अंदर लेते हैं तो हमारे कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा। तो ये दो तरीके से फैलता है, या तो ये फैलता है ओरल टू ओरल रूट वे, ठीक है, या ये फैलता है फीको ओरल रूट। खासकर जो बाहर की चीजें होती हैं जो बिल्कुल अनहेल्दी कंडीशन में बनती है, वहां पर कैसा पानी यूज हो रहा है खाने में, या वहाँ फूड किस तरह से बन रहा है, अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो वो हमारे कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो दो रूट है, कौन कौन से, ओरल टू ओरल रूट वे या फीको ओरल रूट, ठीक है। तो यहां से कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा। इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम कॉल्ड यूरेज। अब आपको लग रहा होगा कि भाई अगर ये बैक्टीरिया हमारे अंदर चला भी जाएगा स्टमक में, तो हमारे स्टमक में ऐसे खतरनाक डाइजेस्टिव एंजाइम से, ऐसे खतरनाक HCl है कि जो इस बैक्टीरिया को वहां पर किल कर देंगे, इसको मार देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे स्टमक में खाने को डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहे हैं, पेप्सिन निकल रहा है, HCl निकल रहा है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फालतू के, जो फूड के साथ, वाटर के साथ अंदर आते हैं, वो उनको मार देता है। तो आपको लग रहा है कि अगर ये बैक्टीरिया अंदर पहुंच भी चुका है तो हमारा जो स्टमक का एसिड है इसको मार देगा, किल कर देगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया काफी खतरनाक होता है, ठीक है, बहुत चालाक होता है बैक्टीरिया। ये क्या करता है, एक तरह का एंजाइम निकालता है, ठीक है। जब ये हमारे स्टमक में आता है, ये एक तरह का एंजाइम निकालेगा जिसका नाम क्या है, यूरिएज एंजाइम। क्या नाम है, यूरिएज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ब्रेक करता है यूरिया को, हमारी बॉडी में जो यूरिया है उसको तोड़ता है, ठीक है, उसको ब्रेक करता है। और वहां से दो चीज निकलती है, क्या निकलती है, अमोनिया और CO2 गैस, ठीक है। अमोनिया क्या है, एक बेस है, क्या है, बेस है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया चालाकी से काम लेता है, ये हमारे स्टमक में जाएगा। और वैसे भी जो इसका शेप है वो कैसा है, स्पाइरल शेप्ड है। तो यहाँ पर जो म्यूकोजल लेयर है ना, इसको यहाँ पर धंसने में आसानी होगी, ठीक है ना, इसको यहाँ पर आने में आसानी होगी क्योंकि इसका शेप कैसा है, स्पाइरल शेप का है। तो यहाँ पर ये हमारी जो इनर लाइनिंग है, म्यूकोजल लाइनिंग, इसके अंदर ये इन्वेड हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर ये घुस जाएगा और वहां पर जाके ये यूरियस एंजाइम निकालेगा। वो यूरियस एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिया है इसको तोड़ देगा, इसको ब्रेक कर देगा और अमोनिया और CO2 गैस निकालेगा, ठीक है। अब जो अमोनिया होता है NH3, ठीक है, ये क्या करता है, उस एसिड को बैलेंस कर देता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, स्पेशली सेल वॉल को जो एसिड है वो हार्म करता है, ठीक है, उसको तोड़ता है ताकि बैक्टीरिया मर जाए। बट ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आसपास क्या कर देता है, बेस बना देता है, मतलब एक बेस की लेयर बना देता है, जिससे HCl वाले जो एसिड निकल रहे स्टमक में, उसका कोई भी प्रभाव, उसका कोई भी इफेक्ट इस बैक्टीरिया में नहीं होता है। और ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है, म्यूकोजल लाइनिंग, वहां पर ये जिंदा रहता है, ठीक है, वहां पर ये सर्वाइव करता है, वहां पर ये अपनी कॉलोनी को बढ़ाएगा, ठीक है, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। तो इस अमोनिया की वजह से हमारा जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब ये बैक्टीरिया वहां आराम से रहेगा, विच न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, ठीक है, इसने हमारे स्टमक एसिड को ही न्यूट्रलाइज कर चुका है। अब क्या करेगा ये,
दिस अलाउस H. pylori टू लिव मल्टीप्लाई बीनीथ द म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम। ठीक है, अब ये आराम से कहीं भी रह सकता है, या तो हमारे स्टमक में रहेगा बैक्टीरिया, ठीक है, या हमारे कहाँ रहेगा, ड्यूडेनम में रहेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। ठीक है ना, तो अब ये बैक्टीरिया आराम से हमारे स्टमक, बीनीथ मतलब लेयर के नीचे, लेयर के अंदर ही धस जाएगा इस तरह से। ठीक है, बैक्टीरिया वहां पर ये ग्रोथ करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, अपनी संख्या को बढ़ाएगा और इन्फेक्शन फैलाएगा। कहां कहां पर, हमारे स्टमक में और हमारे ड्यूडेनम में। टू कंपनसेट फॉर दिस, ठीक है, टू कंपनसेट फॉर दिस स्टमक मेक मोर एसिड। अब क्या हुआ, क्योंकि एसिड तो न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो अब हमारी जो स्टमक की पैराइटल सेल्स होती है उनको लगता है कि भाई स्टमक में एसिड है ही नहीं। इसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, इससे निपटने के लिए स्टमक क्या करता है, और से अधिक एसिड बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एसिड बनना शुरू हो जाएगा। इट आल्सो रिलीज टॉक्सिन्स विच कॉज गैस्ट्राइटिस। और ये बैक्टीरिया, ठीक है, यूरियज एंजाइम तो निकालता ही निकालता है, साथ में बैक्टीरिया क्या करता है, एक और तरह का टॉक्सिन निकालता है। टॉक्सिन मतलब पॉइजन, जहर। ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिन निकालता है। क्या करता है, साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन को अगर हम ब्रेक करेंगे, साइटो मतलब सेल, टॉक्सिन मतलब सेल को खत्म करने वाला, तो ये बैक्टीरिया एक तरह का साइटोटॉक्सिन निकालता है। ये साइटोटॉक्सिन क्या करेंगे, जो म्यूकोजल लेयर में जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनको ब्रेक कर देंगे, उनको तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के साइटोटॉक्सिन निकलते हैं। कैग ए, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, कैग ए एंड वैक ए। ठीक है, ये दो तरह के टॉक्सिन निकालता है, जो कि हमारी म्यूकोजल लेयर में जो एपिथेलियल सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है, म्यूकस बनाना, यहाँ पर म्यूकस का प्लग बनाना, ताकि जो एसिड है वो इस लेयर को ब्रेक ना कर सके। ठीक है, बट ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया यहाँ पर टॉक्सिन निकाल रहा है। ठीक है, साइटोटॉक्सिन निकाल रहा है, जो कि एपिथेलियल सेल को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, जिससे कि म्यूकोजल जो बैरियर है वो टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इरिटेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और आपको पता है, जब भी बैक्टीरिया बाहर से आके कुछ टॉक्सिन्स निकालते हैं हमारी बॉडी में, तो जो हमारी इम्यून सेल होती है ना, वो अपने कुछ WBCs, न्यूट्रोफिल्स वहां पर भेजती है। ठीक है, हमारी बॉडी यहाँ पर अपने इम्यून सेल से भेजेगी, जिसकी वजह से यहाँ और भी इन्फ्लामेशन होगा, यहाँ पर इरिटेशन होगा, और जो ये म्यूकोजल बैरियर है टूट जाएगा। ठीक है, और आसानी से जो पेट में जो HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है, वो यहाँ पर घाव कर देगी, अल्सर कर देगी। समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस्ट्राइटिस। शुरू में पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होगा, जब ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक रहेगी तो धीरे धीरे गैस्ट्राइटिस किसमें बदल जाएगा, पेप्टिक अल्सर में बदल जाएगा। एंड डैमेज म्यूकोजल सेल वीकनिंग द प्रोटेक्टिव म्यूकस बैरियर। जो म्यूकस प्लग है ना, उसको भी तोड़ देगा और हमारी म्यूकोजल लेयर को बिल्कुल वीक कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से बैक्टीरिया हमारे स्टमक में, हमारे ड्यूडेनम में सर्वाइव करता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है, उसको वहां पर इरिटेशन करता है, इन्फ्लामेशन करता है, जिसकी वजह से जो अंदर की लाइनिंग होती है, म्यूकोजल लाइनिंग, वो टूट जाएगी, और जो हमारा खुद का एसिड होगा, खुद का जो पेप्सिन होगा, खुद के जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, वो वहां पर घाव पैदा कर देंगे, अल्सर पैदा कर देंगे। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट कारण है, आपको ध्यान रखना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है, किसके द्वारा होता है, नेसिड्स। ठीक है, नेसिड्स क्या होते हैं, पेन किलर्स होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, कौन कौन सी ड्रग्स आती है पेन किलर में, एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, और डिक्लोफेन हो गया। ठीक है, डिक्लोफेन मार्केट में भी कॉमन नेम से बिकता है, तो यहाँ पर एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। अगर हम लंबे टाइम तक, क्रोनिक टाइम तक लगातार नॉन स्टेरॉइडल जो ड्रग्स है वो खा रहे हैं, पेन किलर्स लंबे टाइम तक ले रहे हैं, तो वो भी खतरनाक है। ठीक है, तो ज्यादा लंबे टाइम तक पेन किलर्स अगर हम ले रहे हैं तो वो भी क्या है, काफी डेंजरस है। क्यों, ये पेन किलर्स क्या करती है बॉडी के अंदर, दे इनहेबिट द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज। ठीक है, ये पेन किलर्स क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल के द्वारा साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम निकलता है, उसको इनहेबिट कर देगा, उसके सिक्रीशन को, उसके प्रोडक्शन को बंद कर देगा। ये साइक्लो एंजाइम जैसे ही यहाँ पर बंद हो जाएगा, ये साइक्लो एंजाइम क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन करना कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे GI सिस्टम के लिए, क्योंकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है कि हमारी म्यूकोजल लेयर को अच्छा ब्लड सप्लाई देना, ताकि उसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन मिल सके, वहां पर वो अच्छे से प्रोटेक्शन कर सके, वहां पर म्यूकस बन सके
हमारे स्टमक और ड्यूडेनम को बचाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे अंदर बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है, HCO3 नेगेटिव, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स इसका शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट सिक्रीट करता है जो कि जरूरी है। ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है, मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी। प्रोटेक्टिव बैरियर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव बैरियर, एक होते हैं प्रोटेक्टिव बैरियर। डिस्ट्रक्टिव बैरियर का काम है अल्सर को कॉज करना, ठीक है, लेयर को वीक करना। प्रोटेक्टिव बैरियर का काम क्या है, हमारे जो ऑर्गन है, स्टमक है, ड्यूडेनम है, उसको बचाना, ठीक है, उसको अल्सर से बचाना। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव बैरियर को कमजोर कर देंगे। पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, म्यूकस बनाने में हेल्प करता है। दूसरा काम ये क्या करता है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और यहाँ पर ये म्यूकोजल ब्लड फ्लो अच्छा देता है सब म्यूकोजा लेयर में, ताकि जो म्यूकोजल लेयर है उसको न्यूट्रिशन मिल सके। और कई बार ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जो हमारी इपिथेलियल सेल है अगर वो गलती से डैमेज हो गई है, ठीक है, वहां पर रप्चर हो गया है, तो उसको वो रिजनरेट करने का काम करता है। मतलब जो म्यूकोजल बैरियर में हल्का सा क्रैक आ गया है, कुछ हो चुका है, उसको वो रिजनरेशन में काम करेगा, ठीक है, उनको वो अच्छे से मतलब उसको हील करने में काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। बट आप सोचो, अगर आप नेसिड्स ड्रग्स को काफी लंबे टाइम से ले जा रहे हो तो क्या होगा, ये हमारे एंजाइम को इनहेबिट कर देगा और रोक देगा साइक्लोऑक्सीजनेस। और ये साइक्लोऑक्सीजनेस क्या करेगा, इस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को ही बंद कर देगा, ठीक है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट ही नहीं होगा, बॉडी में अच्छे से सिक्रेट नहीं होगा, तो क्या होगा, जितने भी फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहा था हमारे स्टमक और ड्यूडेनम को बचाने के लिए, अब वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम ने क्या कर चुका है, इनहेबिट कर चुका है इस प्रोस्टाग्लैंडिन को। अब क्या होगा, सिंथेसिस विच विल डिक्रीज। अब क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि म्यूकस लेयर एक कोटिंग करती है हमारे जीआई ट्रैक्ट में, ताकि वहां पर जो एसिड है उसका असर ना हो, ठीक है। अब म्यूकस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स वहां पर कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, म्यूकोजल ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। अगर भाई जो लेयर्स है, जो हमारे 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स है, उसमें से जो म्यूकोजल लेयर है, अगर उसको ब्लड अच्छे से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्लड में क्या है, ब्लड में न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है, सेल में इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया मतलब क्या होता है, सेल एंड टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उसको हम बोलते हैं इस्कीमिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इपिथेलियल सेल्स होती है हमारी म्यूकोजल लेयर में, वो डैमेज हो जाएंगी, ठीक है, उनमें नेक्रोसिस हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा, जो सेल की रीजनरेशन कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो प्रोटेक्टिव बैरियर है, ये सारी चीजें हमारी प्रोटेक्टिव बैरियर में आती है, ये सब चीजें अब कमजोर पड़ चुकी है। तो अब क्या होगा, जो HCl है, जो पेप्सिन है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो वहां पर घाव अल्सर पैदा कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा कारण इसका ये है। तीसरा कारण है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, मतलब ये 1 से लेकर 2% लोगों में ही पाई जाती है, ठीक है। कौन सी, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें ना क्या होता है, बिना बात के, ठीक है, बिना बात के 1 से लेकर 2% लोगों के अंदर पेनक्रियाज में और ड्यूडेनम में क्या बनता है, ट्यूमर बनता है। ट्यूमर आपको पता है क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। बट यहाँ पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो 99% जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो बिनाइन होते हैं। ऐसे कैंसर जिनको हम हील कर सकते हैं, सिर्फ 1% लोगों में ही क्या होता है, मैलिग्नेंट होता है। ये खासकर जो पेट में अल्सर होता है, वो 1% चांसेस है कि वो मैलिग्नेंट में बदल सके। मैलिग्नेंट जो कैंसर है वो काफी खतरनाक होता है, ठीक है। तो इस वाले सिंड्रोम में यहाँ पर हो क्या रहा है, इस वाले सिंड्रोम में यहाँ पर ट्यूमर बन रहा है। ट्यूमर मतलब होता है कार्सिनोमा, मतलब कैंसर, कोई गांठ बनना, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्यूमर बन रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनोमा, ठीक है। अब ये ट्यूमर बन कहाँ रहा है, ये ट्यूमर ग्रो हो रहा है हमारे पेनक्रियाज में या फिर ड्यूडेनम में, ठीक है। ये ट्यूमर क्या करता है, वहां पर ग्रो होता है हमारे पेनक्रियाज में और ड्यूडेनम में, और वहां पर ये ट्यूमर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या बनाना शुरू कर देगा, गेस्ट्रीन हार्मोन बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था जो जी सेल होती है वो गेस्ट्रीन हार्मोन निकालती है, ठीक है। और इस गेस्ट्रीन हार्मोन का काम क्या होता है, जो पैराइटल सेल्स होती है उसको स्टिमुलेट करना, उसको उत्तेजित करना, ठीक है। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। तो ये गेस्ट्रीन हार्मोन क्या करेगा, हमारी जो पैराइटल सेल्स होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, उसको वो उत्तेजित कर देगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। जैसे वो उसको स्टिमुलेट करेगा तो पैराइटल सेल अधिक से अधिक वहां पर एसिड
HCl बनाना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो इस वाले सिंड्रोम में क्या हुआ, ये 1 से लेकर 2% लोगों में होता है, काफी रेयर डिजीज कंडीशन है, जिसमें कि एक ट्यूमर, एक गांठ बनता है। वो ट्यूमर गांठ कहाँ बनेगा, हमारे पेनक्रियाज में बनेगा या फिर ड्यूडेनम में बनेगा। और इस ट्यूमर का काम क्या होता है, बहुत ज्यादा गेस्ट्रिन हार्मोन का निर्माण करना, ठीक है, बहुत ज्यादा गेस्ट्रिन हार्मोन बनाना। और ये गेस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, HCl का सिक्रीशन कराता है पैराइटल सेल से, ठीक है। पैराइटल सेल का काम क्या होता है, HCl को बनाना। तो ये गेस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा, बहुत ज्यादा एसिड हमारी स्टमक में, ड्यूडेनम में रिलीज कराना शुरू कर देगा, जिससे कि पेप्टिक अल्सर कॉज होगा, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट कारण क्या है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, टी एंड कॉफी। अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक हम स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग और टोबैको में क्या होता है, निकोटीन होता है, एक केमिकल होता है, ठीक है। ये केमिकल क्या करता है कि जो हमारी सेल की रीजनरेशन कैपेसिटी होती है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। दूसरा, स्मोकिंग एंड टोबैको में जो निकोटीन होता है, ये क्या करता है, हमारी जो म्यूकोजल लेयर है उसमें इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। जितनी भी म्यूकोजल लेयर है हमारे पूरे GI सिस्टम में, ठीक है, उसको इरिटेट कर देगा, जिसके कारण वहां पर छाले, अल्सर बन जाते हैं। तीसरा, अल्कोहल सबसे खतरनाक है, क्योंकि अल्कोहल बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करता है। क्या करता है, डिहाइड्रेशन कॉज करता है। अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी, तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो म्यूकोजल लेयर को अच्छे से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वहां पर की सेल की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो अल्कोहल क्या करता है, ये भी इरिटेशन करता है, डिहाइड्रेशन करता है, बॉडी में ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जिसकी वजह से अल्सर हो सकता है। एक्सेसिव अमाउंट में टी एंड कॉफी, मतलब 4 से लेकर 5 कप पर डे, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में टी एंड कॉफी लेते हैं तो ये भी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं। कई बार हम काफी लंबे टाइम तक फास्टिंग करते हैं, उसके द्वारा भी क्या होता है, एसिड बॉडी में लगातार रिलीज होता रहता है, ठीक है ना, तो उससे भी होता है। फिर पांचवा कारण देखो इसका क्या है, फिफ्थ इसका कॉज है एक्सटेंसिव बर्न, ठीक है, काफी जल जाना। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट में जल जाना। अगर छोटे से भी हमारी हल्के से भी हाथ में जलन होती है तो काफी पेनफुल होती है, तो वही जलने की कंडीशन काफी सीवियर होती है। काफी दुनिया के सबसे खतरनाक जो कंडीशन है वो बर्न है, ठीक है ना, काफी पेनफुल कंडीशन है बर्न। अगर किसी पर्सन की बॉडी 30% से अधिक जली है, 30% बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, अगर 30% से अधिक बॉडी जली है, ठीक है, बर्न हुई है, तो उससे आगे चल के जो पेशेंट है उसको क्या होगा, कर्लिंग अल्सर होगा। तो बर्न के द्वारा क्या होता है, कर्लिंग अल्सर होता है। अब 30% अगर बॉडी जल जाएगी तो उससे क्या होगा, इट इज ड्यू टू मैसिव फ्लूइड लॉस। क्योंकि जब हम बर्न होते हैं, जब बॉडी जलती है तो साथ में सेल, टिश्यू सब जलते हैं, ठीक है, नर्व्स भी जलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैसिव, पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब पेशेंट में फ्लूइड बहुत ही कम रहेगा। मैसिव फ्लूइड लॉस, काफी फ्लूइड लॉस हो जाएगा पेशेंट का, विच विल रिड्यूस ब्लड फ्लो, ठीक है। पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोवोलेमिया कंडीशन में जाएगा। किस में जाएगा, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया क्या होता है, देखो हाइपोवोलेमिया यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। हाइपो मतलब होता है कम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, फ्लूइड का वॉल्यूम, ठीक है। तो बर्न के द्वारा क्या हुआ, पेशेंट का जो फ्लूइड है वो लॉस हो चुका है। पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोवोलेमिया कंडीशन में जाएगा। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का अमाउंट है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, घट जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि भाई ब्लड फ्लो कितना जरूरी है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। तो अब ये ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारे स्टमक और ड्यूडेनम तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। सेम वही कंडीशन होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई जा ही नहीं रहा है, ठीक है। बॉडी में फ्लूइड बर्न हो चुका है, बॉडी में फ्लूइड है ही नहीं, बहुत ही कम अमाउंट में है, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, स्टमक, ड्यूडेनम, वहां तक फ्लूइड नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से उनको अच्छे से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, विल कॉज सेल इंजरी, और वहां पर सेल की इंजरी हो जाएगी। नेक्रोसिस मतलब होता है सेल की डेथ होना, ठीक है, यहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा, विच विल डिक्रीज म्यूकस। अगर वो इपिथेलियल सेल्स जो होती है हमारी म्यूकोजल लेयर की, अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो वो म्यूकस नहीं बना पाएंगी, बाइकार्बोनेट आयन नहीं बना पाएंगी, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव बैरियर है उसको नहीं बना पाएंगी, और क्या होगा, वहां पर अल्सर हो जाएगा। तो भाई बर्न भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब एक रोल प्ले करता है किसमें, पेप्टिक अल्सर बनाने में, ठीक है। तो सबसे पेनफुल कंडीशन जो दुनिया की है वो कौन सी, बर्न। अगर किसी की बॉडी 30% से अधिक जली है, बर्न हुई है, तो उसको कौन सा अल्सर होगा, वो आगे चल के पेशेंट में क्या करेगा, कर्लिंग अल्सर कॉज करेगा। सिक्स्थ कॉज क्या है इसका, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब काफी ज्यादा प्रेशर लेना, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस भी काफी खतरनाक होता है, ठीक है।
फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से अधिक क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम काफी ज्यादा टेंशन लेते हैं, काफी हम इमोशनल है, ठीक है, काफी इमोशनल है। कुछ लोग होते हैं उनकी ए टाइप की पर्सनैलिटी होती है, मतलब वो हर बात में बस टेंशन लेते रहते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा अगर हम मेंटल स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस क्या करता है, हमारे अंदर एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और भी बहुत चीजें होती है, बट यहाँ पर हम सिर्फ एसिड की बात करेंगे। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से क्या होगा, बॉडी में बहुत एसिड रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिससे पेशेंट को पेप्टिक अल्सर होगा। नेक्स्ट देखो, इंट्राक्रेनियल लीजन्स। ठीक है, इंट्राक्रेनियल मतलब ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में कोई लीजन्स बनना, कोई घाव होना, कोई वूंड होना। वूंड मतलब घाव, लीजन्स होना। ठीक है, तो अगर इंट्राक्रेनियल लीजन्स होगा तो उससे आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। आईसीपी मतलब क्या होता है, इंट्राक्रेनियल ब्रेन का बढ़ जाना। अगर ब्रेन में आईसीपी बढ़ जाएगा तो पेशेंट को क्या होगा, कुशिंग अल्सर होगा। कौन सा अल्सर, कुशिंग। बर्न में है कर्लिंग, कंफ्यूज नहीं होना है, बर्न में है कर्लिंग, ठीक है, ब्रेन में है कुशिंग अल्सर। ओके, तो यहाँ पर इंट्राक्रेनियल लीजन, ब्रेन में कोई चोट आई है, वहां पर कोई घाव हुआ है, कोई वूंड हुआ है, तो उससे पेशेंट को कुशिंग अल्सर होगा। कौन सा होगा, कुशिंग अल्सर। डेवलपिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी फॉलोइंग एक्सेसिव वेगल स्टिमुलेशन। क्योंकि इस वाले अल्सर में क्या होता है, जब भी बॉडी में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो ये स्टिमुलेट करेगा हमारी वेगस नर्व को। ठीक है, हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, और वेगस नर्व हमारे ब्रेन में, बहुत लंबा जा रही हूं मैं, वेगस नर्व हमारे ब्रेन में एस्टाइल कोलिन निकालेगा, और ये एस्टाइल कोलिन हमारे स्टमक में पैराइटल सेल से एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। ठीक है, इस तरह से अल्सर होगा। तो यहाँ पर आईसीपी बढ़ने से क्या हुआ, पेशेंट को कुशिंग अल्सर हुआ, जिसके द्वारा वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई। वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने से पैराइटल सेल से एचसीएल निकलना शुरू कर देगा और अल्सर कॉज करेगा, ज्यादा निकलेगा। ठीक है ना। फिर है एट्थ कॉज, आठवां इसका कारण है सीवियर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। देखो यहाँ पर क्या था, साइकोलॉजिकल मतलब ब्रेन में जो स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेस हमारी बॉडी में भी होता है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। मतलब ऐसा स्ट्रेस जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स में, हमारे अंदर के सिस्टम में होता है, उसको हम बोलते हैं फिजियो। फिजियो मतलब बॉडी, ठीक है, ऑर्गन्स। तो यहाँ पर क्या, कौन सा स्ट्रेस है, फिजियोलॉजिकल। यहाँ पर साइकोलॉजिकल, साइको मतलब ब्रेन, एंड फिजियो मतलब हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। तो यहाँ पर ऐसा स्ट्रेस जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में, सिस्टम में होता है। अब ये स्ट्रेस कैसे होगा, ठीक है, ये स्ट्रेस कब होगा, जब ट्रॉमा होगा, कोई चोट लगेगी, मेजर कोई एक्सीडेंट होगा। ठीक है, मेजर एक्सीडेंट होना, या ब्रेन में कोई इंजरी होना, ठीक है, ब्रेन में कोई ट्यूमर बन जाना, कैंसर की गांठ बन जाना। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर सेप्सिस। सेप्सिस मतलब क्या होता है, ब्लड का इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया। आपने वर्ड सुना होगा सेप्टिसीमिया, मतलब उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है। तो सेप्सिस ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। फिर है सर्जरी, अगर किसी की ब्रेन की सर्जरी हुई हो, ठीक है, जो मेजर सर्जरी की यहाँ बात कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ, मेजर सर्जरी। तो अगर किसी की काफी सर्जरी हुई है मेजर वाली, ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी को चोट लग गई है, मेजर एक्सीडेंट हो गया है, इंजरी कहाँ आई है, ब्रेन में आई है, तो उसके द्वारा क्या होगा, अगेन यहाँ पर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे असर आएगा। किस पे असर आएगा, ब्रेन में। ब्रेन किसको स्टिमुलेट करेगा, हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, और ये वेगस नर्व कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में क्या करेगा, ये एस्टाइल कोलिन का रिलीज करेगा। ठीक है, जब भी किसी को चोट आती है या एक्सीडेंट वगैरह होता है या फिर कोई सर्जरी होती है, तो उसके द्वारा हमारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो अपना आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर किस पे दबाव डालेगा, हमारे वेगस नर्व डालेगा। ठीक है, ये वेगस नर्व क्या करेगा, हमारे ब्रेन से एसिटाइल कोलिन, ACH, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, ACH, तो ये हमारे एसिटाइल कोलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, हमारे जो स्टमक है उसमें जो पैराइटल सेल है उसको बोलेगा अधिक से अधिक एसिड को निकालना। ठीक है, तो डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब हर एक ऑर्गन का किससे कनेक्शन है, हमारे ब्रेन से कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उस ACH के द्वारा क्या हुआ, हमारे पैराइटल सेल ने बहुत अधिक एसिड बनाना शुरू कर दिया है, जिससे अल्सर होगा। फिर यहाँ पर नाइन्थ कॉज क्या है इसका, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, मतलब अनुवांशिक। ठीक है, हेरिडिटरी, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में रन करना। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो लगातार फैमिली टू फैमिली किसी न किसी में आती रहती है, जैसे डायबिटीज हो गया। ठीक है, डायबिटीज हो गया, हार्ट की जो बीमारियां हैं वो सारी क्या होती है, रन करती है फैमिली में। तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर अगर किसी को फैमिली में था, ग्रैंड पेरेंट्स को, ठीक है, किसी को था, तो वो आगे फैमिली में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर एक भी पेरेंट्स, मदर या फादर, एक भी पेरेंट्स को पहले क्या है, पेप्टिक अल्सर है,
तो चांसेस 50% बढ़ जाते हैं कि आगे जो चाइल्ड होगा उसको भी क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो कारण है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब ये फैमिली टू फैमिली रन करता है, और स्पेशली जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है। वैसे भी जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं वो काफी कम होते हैं, रेयर होते हैं। स्पेशली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ओ पॉजिटिव वालों की। ठीक है, तो जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यूडेनल अल्सर होने के। वैसे तो एक और रेयर है ए पॉजिटिव। ठीक है, जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं गैस्ट्रिक मतलब स्टमक अल्सर होने के। तो जो ओ पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, उनमें ड्यूडेनल अल्सर होने के चांसेस है।